सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने सीबीटी क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया गया है. इट इज सेल्फ एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू congratulate all aspirants who cleared CBT and going for interview. This is basically a general session. So इस मीटिंग में कुछ बारीकियों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो. इंटरव्यू का जो फर्स्ट स्टेप होता है इट इज फिलिंग ऑफ बायोडेटा फॉर्म. ठीक है, एक बायोडेटा फॉर्म आपको मिलता है एक पीजीटी पोस्ट के लिए. नेक्स्ट लेवल होता है बायोडेटा फॉर्म फिल करने के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशली इसमें जेएनवी में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स या फिर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स होंगे, वो आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन विल बी चेक अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन. जो आपकी एलिजिबिलिटी है पीजीटी के लिए, पीजी आपका 50% ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए. ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट था सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज, ऐसा कुछ नहीं है. आपका ओवरऑल एग्रीगेट अगर 50% है देन यू आर एलिजिबल. बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद एलिजिबल है आप. उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका आता है वो है इंटरव्यू का. ठीक है, इंटरव्यू हॉल में जैसे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ग्रीट ऑल द मेंबर्स. एक चेहरे पे आपकी स्माइल होनी चाहिए. कोशिश करिए कि एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल के साथ आप रूम में एंटर करें. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करके ग्रीट करके आप मैम और सर, मतलब मेल और फीमेल दोनों आपको वहां पर मेंबर्स मिल सकते हैं. तो आप मैम और सर करके आप अंदर चले जाएंगे और साथ में वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आप बैठ जाएंगे. ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब बात वहां पे हम लोग कर लेते हैं. इंटरव्यू जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है इंट्रोडक्शन के साथ, और यहीं से इंटरव्यू की डायरेक्शन तय होती है जो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको काम करना है. ठीक है, वो क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन जैसे आप देते हैं, एग्जाम्पल हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में अपना भी एग्जाम्पल दिया और कई लोगों के हमने एक्सपीरियंस जो सुने हैं, जाने हैं, उससे एक आइडिया क्या लगता है कि आपका इंटरव्यू बेसिकली इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है और उसकी डायरेक्शन भी तय हो जाती है, दिशा भी तय हो जाती है कि वो इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. जो आपकी क्वायरीज हमें मिल रही थी कि अगर हम हायर एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई एक ऐसा जॉब हमारे पास है या फिर कोई ऐसे हमारे पास एकेडमिक डिग्रीज हैं जो काफी हायर एजुकेशन में हमने कुछ एमफिल या पीएचडी किया है या कर रहे हैं, तो क्या उसको हमें बताना है, नहीं बताना है. टू बी ऑनेस्ट, हम आपको क्लियरली बता दें कि जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक अचीवमेंट्स हो या फिर को करिकुलर अचीवमेंट्स हो, उनको आपको इंटरव्यू में हाईलाइट करना है कैसे भी. अच्छा, इसी बीच में एक और चीज आपको बता दें हम, फॉर्मेशन ऑफ पैनल. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पैनल मतलब कि जो पैनल बनने वाला है उसमें कौन से मेंबर्स होंगे, बेसिकली कौन लोग हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं. ठीक है, एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं. अगर इस चीज से आप अवेयर रहेंगे तो आई थिंक आपके जो डायमेंशन है वो और ओपन हो जाएंगे. तो इसमें जनरली 5 मेंबर्स होते हैं. देयर आर 5 मेंबर्स इन बोर्ड और पैनल. 3 बिलोंग्स टू नवोदय विद्यालय समिति. मोस्टली जो अभी तक सिनेरियो देखने में मिला है, ये 3 ऑफिसर्स जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो आपके नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिसर्स होंगे. उसमें एक जेएनवी के प्रिंसिपल हो सकते हैं. इसके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर होंगे और एक आपके डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर होंगे. ठीक है, तो 3 आपके मेंबर्स ऐसे हो गए जो नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को डील करें कि आपका एक इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि आप इस रेपुटेटेड जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके साथ काम करना चाहते हैं. इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. देखो, ये बहुत जनरल एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों से पूछा जा रहा है, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर एमपी से हैं, कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट नॉर्थ ईस्ट में मिल जाता है या एकदम साउथ में मिल जाता है तो क्या आप जाने को तैयार होंगे कि नहीं. ठीक है, एक बहुत कॉमन और जनरल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइए कि अगर आपसे पूछा जाता है वाई, पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, वाई एनबीएस. एनबीएस से आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे जनरली बहुत पूछा जा रहा है.
कि आप क्यों एनवीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका आंसर आप तैयार रखिए। आप कह सकते हैं कि भारत का, इंडिया का एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूशन है, और इसमें देश के सबसे मेधावी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और मुझे खुशी होगी, गर्व महसूस होगा कि इसके साथ मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रह के वहाँ पे जवाब देना है। और होता क्या है इंटरव्यू, ये एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, कह सकते हैं कि आप क्विकली कैसे और प्रॉपरली किस तरह से आप डील कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एनवीएस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है? आपसे पूछा जाएगा कि एक नवोदय एक रेजिडेंशियल सिस्टम है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? जो रेजिडेंशियल सिस्टम होता है, तो आपको अभी तो एबीसीडी पता नहीं है कि नवोदय में जो रेजिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है, कौन लोग होते हैं। अखिलेश सर, योर नेटवर्क इज लिटिल स्लगिश। थोड़ा रिफ्रेश करके आप अपना नेटवर्क को प्लीज थोड़ा कर सकते हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रेच हो रहा है व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग। सो रेजिडेंशियल सिस्टम के लिए आपको एनवीएस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in, इस वेबसाइट के अलावा आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप नवोदया रेजिडेंशियल सिस्टम, देखो एक सीधा सा मोटो क्या है जेएनवी का या नवोदया रेजिडेंशियल सिस्टम का, इसमें एक और चीज हम आपको बता दें, जिसको अगर आप कोट करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, दे यूज टू माइग्रेट टू अदर states, basically different states from their original states, like हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे तो उनको साउथ Sir, में। that is called migration. माइग्रेशन पॉलिसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवीएस सिस्टम। तो 9th क्लास में माइग्रेशन होता है, 9th के, आपने बिल्कुल सही बताया चौधरी, आस्किनी चौधरी जी ने। एक्चुअली मिनी माइग्रेशन क्या होता है, 11th क्लास के जो बच्चे जब भी स्ट्रीम में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, स्ट्रीम नहीं अवेलेबल होती है, तो किसी पास के जेनवी में उनको अटैच किया जाता है, ठीक है? सो दिस पॉलिसी इज कॉल्ड माइग्रेशन पॉलिसी व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास अटैच टू अदर जेनवीज। तो इससे मोटिव क्या निकल रहा है, उस पे आपको फोकस करना है। जो माइग्रेशन पॉलिसी है, उसके थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन का एक जो पॉलिसी है, हम कह सकते हैं जेएनवी में नेशनल इंटीग्रेशन के एक हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में, जहां पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जा रही है, वहां पर अगर वो जा रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या होता है, एक नया कल्चर, नई लैंग्वेज उनको सीखने का मौका मिलता है। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन एक इसका बड़ा मोटो है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर नवोदय विद्यालय समिति में जो उनके ऑफिसर जो आपके पैनल में होंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसमें कम से कम एक जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय सिस्टम क्या है, एनवीएस क्या है, रेजिडेंशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है, हाउस मास्टर, एसोसिएट हाउस मास्टर्स होते हैं जो बेसिकली टीचर्स ही होते हैं, जो बच्चों को टेक केयर करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? जो आपके 2 अदर मेंबर्स हैं, दे विल बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। बेसिकली एक आपके पैनल के जो हेड होंगे, वो किसी यूनिवर्सिटी के एचओडी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। वो पैनल उस बोर्ड के हेड होते हैं, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे आपके, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल के ही आपके कोई वहां पे लेक्चरर हो सकते हैं नियर बाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, इस तरह से आपको। तो ये मान के चलिए कि अगर आप पीजीटी का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपके सामने जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी ऐसे होंगे जो कम से कम पीजी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आप उनका लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लाइक आप पीएचडी कर रहे हैं, स्पेशली जो पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी को मेंशन करना चाहते हैं, तो ध्यान से आपको अपने टॉपिक को एक अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। लाइक हमारा जो इंटरव्यू था, उस समय हम भी पीएचडी कर रहे थे, तो हमने डेलिबरेटली अपने पीएचडी टॉपिक को उनके सामने डिस्कस किया, और इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, बुद्धिस्ट स्कल्पचर आर्ट पे हमारा टॉपिक था, तो उसको हमने बताया, और हमें मालूम था कि क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। तो बोर्ड मेंबर क्या होता है कि जैसे ही इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन जैसे आप फिनिश करते हैं, उसके बाद ही इंट्रोडक्शन से ही वो कुछ चीजें लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लाइक हमसे क्या पूछा उन्होंने कि आप आपका जो टॉपिक है, तो इसमें जो स्कल्पचर आर्ट है, उसमें उसके टाइप्स उन्होंने पूछे, कौन कौन से यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। फिर साथ में टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन होने लग गए। खैर वो सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें मालूम था कि इंटरव्यू जो है उस डायरेक्शन में ही जाएगा, और वो उस डायरेक्शन में गया, ठीक है? एक मैडम थी जो हमारे बोर्ड के हेड थी, और नोएडा में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो आई थिंक वो किसी डीयू या फिर उधर ही किसी कॉलेज की प्रोफेसर रही होगी डीयू वगैरह में। तो इसके
इसके साथ इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो आता है आपके डेमो टीचिंग का, ठीक है? आपका इंट्रोडक्शन होता है, वहां से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप एमए से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, आपका स्पेशलाइजेशन है कुछ, वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। और कुछ कॉमन जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट में, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कहना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काफी कुछ एज्यूम आप कर सकते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डेमो टीचिंग की। डेमो के पहले कुछ चीज आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना? इसको लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि लैंग्वेज हमारी क्या होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज को प्लीज आप वहां पर यूज करिए जिसमें आप एक्सप्रेशन आपके बेहतर हो। स्पेशली लाइक जैसे सब्जेक्ट हैं आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है? तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, अगर आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आपको फोकस किन चीजों पे करना है, किन चीजों पे ध्यान आपको रखना है, उन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से या स्टेट से आते हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, फ्लुएंट इंग्लिश अभी नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो आपको इंग्लिश में ही यूज करनी है। और जब डेमो टीचिंग के लिए जाएंगे तो जो भी आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क है वो भी इंग्लिश में आपको करना है। ये ध्यान आपको रखना है कम से कम, कि आप जो बेसिक जो टर्म्स हैं जो भी आप बता रहे हैं वो कम से कम इंग्लिश में आप यूज करें, और बाकी आप हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं अच्छी है तो आप हिंदी को भी चूज करके आराम से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। हमने भी हिंदी में ही दिया था। और इनिशियली बोर्ड मेंबर्स क्या होता है कि आपको जब ग्रीट करते हैं तो उनकी तरफ से भी लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि वो आपको हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि बोर्ड मेंबर हिंदी में कंफर्टेबल है कि नहीं। इश्यू कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा लाइक जो साउथ में जिनका इंटरव्यू है वहां पे थोड़ा सा आपको देखना होगा। जैसे रंगारेड्डी हैदराबाद में है, तो वहाँ के जो आपके बोर्ड के जो हेड होंगे या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो आसपास के ही हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हो, तो वहां पे मे बी वो हिंदी में उतना कंफर्टेबल ना हो, तो शायद ऐसी जगह पे थोड़ा सा इशू आ सकता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसमें आता है जो एक जनरल सी क्वेरी है हालांकि, लेकिन फिर भी एक डिसेंट आपका लुक होना चाहिए। जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है उसको लेकर के बहुत क्वेरीज आपकी रहती है। तो जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल एस्पिरेंट्स हैं, तो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप पैंट शर्ट पहन सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिए, लेकिन लाइट कलर में आपकी शर्ट हो और पैंट जो है आपका डार्क कलर में हो। और फीमेल कैंडिडेट्स आपने सलवार सूट में या साड़ी जिसमें भी वो कंफर्टेबल है वो पहन सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, डेमो वाले पार्ट पे चलते हैं। जो डेमो टीचिंग है उसमें पहला क्वेश्चन जो लोगों की क्वेरी होती है कि सर डेमो में क्या होगा कि हमसे ही बोलेंगे कि आप कोई टॉपिक पढ़ाइए, या फिर वो अपनी तरफ से भी टॉपिक दे सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटीज आर बोथ, बट 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपसे कहेंगे आप किस टॉपिक पे पढ़ाना चाहते हैं, डेमो किस टॉपिक पे आप देना चाहते हैं, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम जो भी अभी टीजीटी के इंटरव्यू हुए हैं, तो डेमो के लिए कैंडिडेट से ही कहा गया कि आप किस टॉपिक में पढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली दे ओनली वांट टू जज योर टीचिंग स्किल्स ओनली, तो उसमें इतना परेशान नहीं होना है। तो आपको जब डेमो टीचिंग के लिए आप जा रहे हैं तो पहले आप ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसमें डेट हो गया, पीरियड हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गया, और एक तरफ राइट साइड में आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, टोटल स्ट्रेंथ। इसके बाद प्रेजेंट एब्सेंट को भी आप वहां पर लिख सकते हैं। और इसी बीच में जब आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स को भी इंगेज करना है, लाइक प्रीवियस जो आपने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके साथ रिलेट आपको करते जाना है, जिससे कि क्लास में एक वैक्यूम क्रिएट ना हो, एक खाली क्लास ना लगे। तो वो चीज आपको देखना है कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं आपकी, वो चीजें आप देखो। इसमें एक और आपको बात बताएं, डेमो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आपको हम किस तरह से और हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि आप एक बेहतर तरीके से जो आप ओरिजिनली जो आपका लेवल है वो वहां पे आप दे सकें। तो हम एक जो एफर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग तैयार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे अगर कंफर्टेबल हो तो आप देखिए, हमने अपना नंबर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया है, व्हाट्सएप नंबर। तो आप अपने जो भी इंट्रोडक्शन का है या फिर
जो आपकी डेमो टीचिंग का वीडियो है वो रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। पहले भी कई कैंडिडेट्स ने हमें भेजा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं या फिर हम खुद उसको जज करके कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो कम से कम आपको सजेशंस हम दे सकते हैं, ठीक है? तो एक इतना काम हम आपके लिए सोच रहे हैं कि इतना कर लें जिससे कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं या आपके जो जहाँ पर भी फील्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आपको पता चले और खुद भी आप करिए। हमने पहले भी आपको सजेस्ट किया है कि ये प्रयास आपको अपने घर पे खुद करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में आप जो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या आप एज़्यूम कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस को एक लिस्ट बनाइए और कोई मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलिए कि आपको हमसे पूछना है, ठीक है? तो इस तरह से आप एक एज़्यूम करके एक इस तरह से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करिए और उनकी जो आप आंसर दे रहे हैं, आपकी जो एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और उसके बाद आप खुद उसको देखिए कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, कहाँ पे चीज़ों को हम और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप खुद से एफर्ट करिए, सेल्फ एफर्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी है, खास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास किसी तरह की कोचिंग्स या इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और कोचिंग्स की रही बात, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप ज़रूर ले लीजिए क्योंकि सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया मिलता है, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो डेमो में आगे बढ़ेंगे, तो डेमो में बेसिकली आपको करना है क्या, एक क्लासरूम जैसे होता है, स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके साथ आपको डेमो को स्टार्ट करना है। प्रीवियस नॉलेज को करंट टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हुए आपको अपने टॉपिक पे आना है और बहुत टाइम नहीं लेना है उसमें क्योंकि अभी जो डेमो की टाइमिंग की बात आ रही है कि कुछ लोगों से 2 मिनट के बाद ही कहा कि ठीक है आप बैठ जाइए, हो गया हमने देख लिया जो भी देखना था। किसी का 3, 4, 5 मिनट, किसी का 10 मिनट्स तक भी देखा लेकिन इससे ज़्यादा डेमो का किसी कैंडिडेट ने नहीं बताया कि हमसे 10 मिनट से ज़्यादा उन्होंने क्लास को पढ़ाने के लिए कहा हो। और कई कैंडिडेट्स के साथ थोड़ा-सा हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी हिंदी का जो इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस रहे लखनऊ में जो इंटरव्यू था, वो थोड़ा-सा बोर्ड वहाँ पे काफ़ी हम कह सकते हैं सख्त था। उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी टॉपिक दिए। आपने कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया, वहीं से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हुए उन्होंने एक अपना नया टॉपिक दे दिया कि आप इसको पढ़ा के दिखाइए हमें, है ना? टॉपिक्स आप कहाँ से चूज़ करेंगे, इसको ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जो भी पीजीटी होते हैं जेएनवी के अंदर, वो बेसिकली 9th टू 12th क्लासेस को पढ़ाते हैं, ठीक है? 9th टू 12th क्लासेस। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार उनसे गो थ्रू भी हो जाइए और साथ में कोशिश करिए कि आप उनसे टॉपिक आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी लेना है, आप कोई भी जनरल टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी एनसीईआरटी की एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या सिलेबस है, हम जो पीजीटी बनेंगे तो हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ानी है। स्पेशली जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कभी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, तो वो एनसीईआरटी की बुक्स को परचेज़ कम से कम कर लीजिए और एक बार गो थ्रू हो जाइए कि कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में। तो अगर वहाँ से आप टॉपिक लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ जनरल बातें थी हमारी तरफ से जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। अब इसके अलावा आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को हम यहाँ लेंगे और इसके बाद आगे जो हमारा एफर्ट होगा वो ये है कि हम सब्जेक्ट्स वाइज इस तरह से गूगल मीट करने वाले हैं जिसमें पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में तो हम रहेंगे और अपने और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मतलब एज अ पीजीटी काम कर रहे हैं जेएनवी के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो इंटरव्यू टॉपर्स हैं बेसिकली कहाँ तक मार्क्स मिले हैं। तो जैसे हमारे बैच में इंटरव्यू टॉपर जो हिस्ट्री में थे वो उनको 185 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 200। 200 में से 185 185 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जुड़ेंगे डायरेक्टली और अपनी क्वेरीज और उनके एक्सपीरियंसेस को सुन सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जो टॉपर्स हैं उनको लेके आए और उनसे आप कुछ आई थिंक बहुत आइडिया मिलेगा जिससे कि आप बेस्ट अपना कर पाए। हमारी कोशिश ये है कि आप इंटरव्यू में जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ठीक है? कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ योर सिलेक्शन। ये मान के चलना है आपको। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और वो तब आएगा जब आप काफी कुछ प्रैक्टिस करके घर से जाएंगे। हाँ सर सर मेरा एक सवाल था जी। कि जो साइंस के जो पीजीटी है, पीजीटी साइंस की जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, ओके,
तो वह डेमो टीचिंग में क्या कोई सर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके दिखा सकता है? ये तो बहुत छोटा वाला कोई एक्सपेरिमेंट? देखिए क्या होता है कि वहाँ पे आपको इस तरह से टीएलएम या इस तरह से इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से सर लिख के जाना घर से अगर ले जाए तो? बिल्कुल, देखिए छोटे-मोटे इक्विपमेंट्स आप लेके जाना चाह रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छा है। आपकी स्किल, आपकी जो क्लास है उसको और वो इन्फॉर्मेटिव बनाएगा और इफेक्टिव बनाएगा और बेसिकली क्लास का मोटिव यही होता है कि बच्चों का हाँ। मैक्सिमम एंगेजमेंट हो और आपका जो क्लास है वो बहुत इफेक्टिव हो और उसका आउटकम बेस्ट होना चाहिए। सो अगर आप ऐसा Yes. करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अब इसमें प्लीज ठीक है। अपने हैंड रेज करिए, आपकी क्वेरीज हेलो सर, मेरा नाम राहुल सांगड़े है। जी। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी राहुल मैंने टीजीटी मैथ का इंटरव्यू दिया था गोवा में। जी तो मेरा इंटरव्यू बहुत एक्सीलेंट हुआ था। वो बोर्ड मेंबर भी बोले आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। तो वो 5 मेंबर थे, तो वो बोले कि आपको हम कितना मार्क्स दे, 10-10। उसमें से 2 बोले कि हम आउट ऑफ देने वाले। तो इंटरव्यू तो 50 मार्क्स का है या 200 मार्क्स का है, वो तो मुझे बोले थे कि आपको आउट ऑफ 50 कितना मार्क्स चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए तो कितना मार्क्स का इंटरव्यू है सुनिए, अभी? देखिए इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का है और इस पर एक हम आपको जल्दी वीडियो भी आपको दे देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है क्या एक्चुअली 80-20 का जो रेशियो है उसमें हम डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन देखो ये जनरल सी बात है। अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है ना कि 10 आउट ऑफ 10 हम जनरली बोल देते हैं, है ना, कि हम आपको 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। ये जनरल कॉमन सेंस की बात है। उनका कहने का मतलब है हम आपको बेस्ट देंगे। आप हम 5 लोग हैं, 10 आउट ऑफ 10 अगर हम पांचों देंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50 मार्क्स ही मिलेगा, वो 200 में ही मिलने वाला है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए प्लीज, ठीक है? अच्छा, तो एक्सीलेंस तो मुझे कितना दे सकते हैं मिनिमम, आपको क्या लगता है? ये देखिए बोर्ड मेंबर्स के ऊपर बात छोड़ दीजिए और रिजल्ट जब आएगा आप देखिएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि 160 के ऊपर आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। जी ठीक सर है, thank you, sir. बेसिकली Thank you. मेरा यूजीसी नेट और गेट भी है, लेकिन अब ऑफ कोर्स मेरे को वो 2 साल करे हुए हो गए, तो मैं भूल चुकी हूँ जो जो मैंने यूजीसी नेट और गेट के लिए पढ़ा था। तो अब मैं क्योंकि टीच ही करती हूँ +1 +2 को, तो मेरी नॉलेज का लेवल जो है वो +1 +2 में काफी अच्छा है। बिल्कुल। तो शुड आई मेंशन अबाउट यूजीसी नेट एंड गेट और शुड आई नॉट? एक्चुअली यू शुड मेंशन ऑल योर अचीवमेंट्स इन योर इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्या होता है कि जो हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाता है। 11th-12th जो भी क्लास +1 +2 टीच आप करते हैं वो ग्रेजुएशन और पीजी में उन्हीं टॉपिक्स का एलेबोरेशन होता है, ठीक है? आप अच्छे से जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम +1 +2 में पढ़ते हैं और हायर क्लासेस में उनको बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। तो +1 +2 लेवल से भी आपका काम चल जाएगा नॉलेज से। नेट क्वालिफाई होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है उस तरह के क्वेश्चंस को डील करें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जनरल देखिए अंडरस्टैंडिंग, आपकी जनरल So अंडरस्टैंडिंग। one thing more. यस प्लीज। थैंक यू फॉर आंसर। सर वन थिंग मोर सर, मेरा मतलब आई नो जो क्राइटेरिया है वो पीजीटी का, दैट इज कि यू शुड हैव मोर देन 50% ओवरऑल ना। ओके बट सर मेरा सीजीपीए है, तो उसमें जो ग्रेड सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग ना, उन्होंने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन है ये नहीं लिखा हुआ, बट येस दे हैव मेंशन कि जो आप ओवरऑल सीजीपी को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सर मेरे को मतलब हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, क्या इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट मतलब कलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी? बिकॉज आई नो दे आर वेरी स्लगिश, वो देने वाले तो इतनी आसानी से है नहीं है, वो काफी टाइम वेस्ट करेंगे। तो कि मतलब क्योंकि मेरे पास ओवरऑल सीजीपी एंड उसका कन्वर्शन मेरी बैक एट द बैक ऑफ डीएमसी है, वहीं पे मतलब मैं रुक जाऊं मतलब ओके नल। देखिए सीजीपीए आपके कॉल लेटर में भी लिखा है कि अगर इस तरह से कोई भी मार्कशीट आपकी जिसमें सीजीपीए दिया है तो आप उसका कन्वर्जन लेटर आपके पास होना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड। आपके जो रजिस्ट्रार हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, आप उनसे वेरीफाइड वो ले लीजिए। अगर आपकी मार्कशीट में फॉर्मूला कन्वर्जन का सर, अगर मैं मार्कशीट के पीछे कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है और कैंडिडेट खुद को अंडरस्टैंडेबल है, तो उसके लिए अलग से पेपर बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर नहीं छपा हुआ होता है तो जरूरत पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम वही आगे कंटिन्यू करने वाले थे, आपने इंटरप्ट किया, कोई बात नहीं। एक्चुअली वो जरूरत पड़ती है जब आपके मार्कशीट के ऊपर लाइक कोड होते हैं या फिर आपके कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है। इफ इट इज अवेलेबल ऑन योर मार्कशीट देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आपको किसी तरह से कोई भी लेटर या इस तरह के ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो आप परेशान मत होइए। आपकी मार्कशीट में जैसे आपने मेंशन किया, आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी वो सर मेंशन है।
सर मेरी मार्कशीट में ना ग्रेड दिए हुए हैं, मतलब ग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने मार्क्स नहीं मेंशन करे, बट ये उन्होंने ओवरऑल सीजीपी की कन्वर्शन दे रखी है। तो माय क्वेश्चन इज कि वो इसलिए तो नहीं पंगा डालेंगे कि आपका सिंगल सब्जेक्ट में ग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स नहीं है। देखिए ओवरऑल ही आपको चाहिए, ओवरऑल आपने जैसे बताया कि ओवरऑल आपका कन्वर्जन रेट उसमें फॉर्मूला है और ओवरऑल ही उसमें जरूरत है, आप परेशान मत होइए। उज्जवल कुमार, हाँ क्या पूछा आपने, प्लीज रिपीट करेंगे। सर टोटल मार्क्स 130 पे था सर पीजीटी का, और जो 20 मार्क्स इंटरव्यू का होगा वो क्या बेसिस पे सर? टोटल मार्क्स इंटरव्यू का कितना होगा, बस ये प्रॉब्लम था। इंटरव्यू का टोटल मार्क्स 200 है, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू 20। ओके, 20 मीन्स कैसे होगा, इंटरव्यू में आपका परसेंटेज कितना आ रहा है और उस परसेंटेज का फिर 20% काउंट किया जाता है, वो हम डिटेल से आपको बता देंगे। लेकिन इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आपका 200 होगा टोटल ऑपरेशन। 10 की तो बताया, लेकिन एग्जिट करते समय क्या कुछ बोल रहे हैं कि पीठ दिखा के नहीं आना चाहिए, तो इसके बारे में ना ऐसा देखिए, ठीक है आपका बिल्कुल सही कहना है कि आप इंटरव्यू में जब एग्जिट करते हैं तो थैंक यू बोल के आप देखो चेयर से आप उठते हैं, चेयर से उठने के बाद सबको ग्रीट करेंगे लास्टली, और उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो फिर पीठ तो आपको दिखानी ही पड़ती है, लेकिन एक जनरल जेस्चर आपका होता है, वो ऐसा होगा कि आप थैंकफुल रहे उनके लिए, तो वो आप जनरल जेस्चर दे सकते हैं कि आप जैसे चेयर से उठते हैं उसके बाद उनको थैंक्स बोल के फिर आप गेट से निकल सकते हैं। हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही थी 2018 में, हाँ। और सर 2018 से लेकर के मतलब अप्रैल 2018 से लेकर के मैंने सितंबर 2019 तक पढ़ाया है। लेकिन सर उसके दौरान मैं मतलब बीएड भी कर रही थी और वो मेरी रेगुलर डिग्री है सर, लेकिन मैं कर रही थी क्योंकि मैं एडहॉक पे कर रही थी, तो वहाँ प्रिंसिपल को कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने उनको बताया था। तो सर क्या मुझे जब मैं वहाँ जॉब कर रही थी तो उस टाइम पे मैं बीएड भी कर रही थी, तो क्या मुझे उसे मेंशन करना चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ओरली उनको बता सकते हैं, ठीक है, कि आपने जी। ईयर आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का, आप उतना मेंशन कर दीजिए, उतना मोर देन इनफ है। स्पेसिफिक आपको सेशन या ईयर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो उस तरह से फिर चीजें थोड़ा सा एथिकल लेवल पे ठीक नहीं लगती, तो इस तरह से थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए कि आप उसको वहां पूछें, ठीक है, वहां पर नहीं मतलब कि सर यस प्लीज मेरा कंटिन्यू खत्म नहीं हुआ। प्लीज। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि 2018 से लेके 19 तक का मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, और उसके बाद फिर 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर है, तो क्या मुझे दोनों एक्सपीरियंस लेटर लगाने चाहिए या लास्ट लगाऊं 6 मंथ वाला? इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपके गवर्नमेंट रेजिडेंशियल सिस्टम है उसमें आप बायोडेटा फॉर्म में आप देखोगे तो केवल वो रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको टीचिंग आपने प्राइवेट में किया है, कॉन्ट्रैक्ट में किया है, आप ओरली अगर बता देंगे तो भी काम वो करेगा। अगर आप उसको कुछ भी कर दे, नहीं भी लगाए क्योंकि आपका क्लैश कर रहे हैं सेशन, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इंट्रोडक्शन में चीजों को बता के आप जो है कर सकते हैं, उसको आप अवॉइड करिए, आई थिंक ज्यादा बेटर। सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। जी बताइए। सर भोपाल में देखा गया था कि जिनका सीजीपीए मार्क्स था जी, उनको जो है कि इंटरव्यू उनका हुआ था लेकिन उनको लौटा दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी से जाइए और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो है कि वहां से सिग्नेचर करवा के लाइए, तब जो है कि इसको माना जाएगा। और लखनऊ में भी ऐसा ही देखने को मिला है। ओके, तो ये आपने दुर्गेश जी आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो फिलहाल जैसे दुर्गेश जी बोल रहे हैं कि किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सीजीपीए जिनका भी है मार्कशीट में, अगर आप इजीली वहाँ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाके वो ले सकते हैं, तो आप लेके उसको जाइए, क्योंकि फर्दर कोई प्रॉब्लम हो से अच्छा है जैसे दुर्गेश जी बोले भोपाल और लखनऊ में वापस भी किया कैंडिडेट्स को। हालांकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं थी, अभी आपने बताया, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सर 3-4 बच्चे जो डीयू के थे जिनका सीजीपीए मार्क्स था जी जी, उनको वापस कर दिया गया था। नहीं ठीक है। सर तो मेरा एक क्वेश्चन और है। यस प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मेरा सीएस है सर, कंप्यूटर साइंस है, ओके, तो सर कंप्यूटर साइंस में तो मेनली प्रोग्रामिंग है, ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, तो क्या वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करा के मतलब कराने के चांसेस हैं? देखिए कई सारे जो आपके इंटरव्यू जहाँ पर वेन्यूज हैं वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर जी। आपका इंटरव्यू इस तरह से होता है कि उनके पास स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं, उनके पास पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो आपसे वो भी करा सकते हैं। इसमें आप तैयार रहिए मेंटली। और जो लाइक लखनऊ में भी ऐसा देखा गया कि स्मार्ट बोर्ड था, उनमें हिंदी के कैंडिडेट से कहा गया कि आप उनको अपनी जो भी है उसको
स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए। तो स्मार्ट बोर्ड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको लेके हम आगे। लखनऊ में सर केवल स्मार्ट बोर्ड है और भोपाल में सर स्मार्ट बोर्ड और जो है कि ये चौक से लिखने वाला बोर्ड दोनों है सर। ठीक है, ठीक है। तो वही है कि स्मार्ट और बोर्ड सर हैदराबाद के बारे में बताइए। देखिए आप हैदराबाद का पता मेरा नहीं एक है query मैम, कोई ओके स्वप्ना जी, क्या है ना कि हैदराबाद, हेलो सर। एक मिनट, एक सेकंड, जी, जी, अभी हम जी। कंप्लीट कर रहे हैं अभी। वाली बात दोबारा बोल दीजिए। देखिए स्मार्ट हेलो। बोर्ड क्या, देखिए एक मिनट सुनिए प्लीज। इसमें स्मार्ट बोर्ड क्या होते हैं कि अभी बहुत सारे नवोदय विद्यालय में इस तरह से एक सेटअप लगाया गया। इसमें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, और उसमें लेकिन इंटरेक्टिव बोर्ड होता है। वो मतलब डिजिटल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, लेकिन उस ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू आप उसको वहां पर लिख सकते हैं, और उसमें राइटिंग पेन भी अवेलेबल होते हैं। तो जैसे एक कंप्यूटर हम ऑपरेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। और ये जनरल आपके आईटी स्किल्स को जज करने के लिए कई जगह इस तरह की चीजें हैं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो वो भी थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए। बाकी उसकी डिटेल्स सर, को हम और आपके सामने लेके आएंगे। सर मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे मतलब जैसे कौन सा एडिटर यूज हो रहा है, मतलब जैसे उसमें थोड़ा सा मैं फेमिलियर हो जाऊँ, इस वजह से मैं पूछ रही एक हूँ। जनरल जो आपका कंप्यूटर होता है, जिसमें आपके जो भी विंडोज होते हैं नॉर्मली, वही आपको सिस्टम मिलेगा। और एग्जैक्ट क्या है वो हम उसको डिटेल्स कलेक्ट करके आपके सामने जरूर एग्जाम इंटरव्यू के पहले वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। इसमें एक मिनट, ओके सर। इसमें जी जी जी, सर एक बात। हेलो सर। हेलो कर सकते हो सर? हाँ, एक सर, बात हेलो सर। एक मिनट सर मैं जी जी, कौन? सर, हेलो सर। सर प्लीज सर सुमन मेरी वो ग्रेड से रिलेटेड से क्वेरी है सर। दुर्गेश जी, आप बोलना चाह रहे थे क्या? हेलो दुर्गेश, सर। राकेश सर, राकेश। राकेश जी बताइए। यस सर। राकेश, एक मिनट। हाँ यस सर। राकेश जी, उसके बाद सुभाजीत मेरी आपका query क्वेश्चन है- लेंगे। ठीक है राकेश जी, बताइए। सर मेरा क्वेरी है सर कि मेरा जो ग्रेड सीजीपीए दिया हुआ है और वही मार्कशीट पे वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिया हुआ है सर। तो क्या सर मुझे टेबल नहीं, आपका लेने जब परसेंटेज, जरूरत है देखिए यूनिवर्सिटी आपका से? परसेंटेज आपका लिखा है तो फिर जरूरत नहीं है। जिसका परसेंटेज नहीं लिखा है उसको जरूरत है। जैसे अभी दुर्गेश जी ने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स को वापस भी लौटाया गया है। तो प्लीज, जिनका लिखा है तो उन्हें परेशानी की बात नहीं है, जिनका नहीं है वो उनको करना है। सुभाजीत, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन था? सुभाजीत घोष। और ये टेबल सर ऑर्डिनेंस हाँ सर बोलो में दिया हुआ है सर वहाँ यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस में। राकेश, आप अगर परेशान हेलो मत सर। होइए, तो आपको उसका आपको कोई जरूरत दिक्कत पड़े नहीं, तो उसका जरूरत कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सर, सुभाजीत, यस प्लीज सुभाजीत। सर हेलो ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू Sir, good evening. Actually, just sir, I just want to know that my university, they have not yet released the marks. This one provisional certificate of B.Ed. ओके, So I have all the 4 mark sheets as well as the MPP certificate of B.Ed. Okay. So will it be okay during interview? Like will they give me 15 days time to submit the provisional? Because original mark sheet has not yet been dispersed by the university. ओरिजिनल मार्कशीट इज नॉट विद यू स्टिल? No, original mark 15 sheet दिन का have समय दिया जा रहा है सर उसमें। हाँ हाँ, sir, जिनके पास ओरिजिनल नहीं है 15 दिन का समय दिया जा रहा okay, है okay. उन्हें। Actually, the process, you should understand the process. Basically, if you have not, if you have any documents is not available with you, then you have to fill an undertaking. Then you will be Okay. granted 15 days to submit these records and documents by email. So basically, जो भी आपके वेन्यू से इंटरव्यू जहाँ पर हो रहे हैं, आप वहाँ पे, और हेडक्वार्टर की जो ईमेल आईडी है NVSHQ-E1, वहाँ पर आप मेल कर देंगे तो वो चल जाएगा। 15 डेज का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे। ठीक है Sir, लेकिन एक मेरा डाउट है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक हाँ। बार सुन लीजिए। प्लीज। सर, मेरा यूनिवर्सिटी अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा है, वो प्रोविजनल दे रहा है। तो 15 दिन के अंदर प्रोविजनल अगर मैं ईमेल कर दूं तो चलेगा ना सर? प्रोविजनल अगर आप पहले बनवा के चले जाइए तो फिर क्यों अंडरटेकिंग फिल आपको करना पड़ेगा? अगर अभी पॉसिबल है तो आप वहां से ले लीजिए, और अच्छा। अगर अभी नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जो आपके लिए। तो हेल्प टू हेल्प दे देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले बना के ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बना के ले जाइए अगर सर अवेलेबल मेरा हो एक रहा है। क्वेश्चन है सर। अच्छा, सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं एक्चुअली अभी नौकरी में हूँ स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल में ही। जी। तो मेरा एनओसी लगेगा क्या उधर? एनओसी देना पड़ेगा सर? देखिए बिल्कुल देना पड़ेगा। एनओसी आपको देना होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जॉब में आप कर रहे हैं, किसी प्राइवेट में कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनओसी।
If you are a regular employee of any state government, then you have to submit the NOC. बट सर इतना जल्दी वो लोग एनओसी इशू नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। एनओसी तो देखिए, फिर एनओसी अगर नहीं आपने सबमिट किया है तो फिर आपको वो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। एनओसी बेसिकली आपके लिए एक सेफ गार्ड है। कैसे है, एक लियन का एक रूल होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है और वापस अगर उस जॉब में आप जाना चाहते हैं तो आपको समय मिलता है 1 साल या 2 साल का, जो भी आपके डिपार्टमेंट का रूल होगा। तो आप कम से कम इस नए जॉब को क्विट करके वापस जा सकते हैं। अगर आप एनओसी नहीं देंगे या एनओसी अपने डिपार्टमेंट से नहीं लेंगे तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी। देन यू हैव टू रिजाइन योर करंट जॉब एंड यू विल बी नॉट एबल टू जॉइन अगेन इट। एक्चुअली सर मेरा अभी तक सर यदि confirmation फॉर्म नहीं में हुआ, फिलअप हमारे किया इधर गया है कि यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ तब जो है कि एनओसी मांग रहे हैं, अन्यथा अगर जो उसमें फिलअप नहीं है तो एनओसी नहीं मांग रहे हैं। अच्छा सर और एक क्वेश्चन सर, जी, दूसरा बताइए। सवाल है। एक्चुअली मैं यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर निकले तो वहाँ पे सिलेक्टेड हुआ हूँ, लेकिन दूसरा स्टेट की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया। तो सर क्या मैं उधर मेंशन करूँ इंटरव्यू के टाइम? नहीं ना, देखो सिलेक्शन कहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपका एक अलग प्रोसेस है। वो अचीवमेंट में आपको अभी नहीं बताना है। फिर तो आपको वो सीधा सा कहेंगे आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो आप तो तुरंत क्विट कर देंगे। तो ऐसा कोई भी आप चीजें मत वहाँ पे क्रिएट करिए जो आपके लिए ही कंट्रोवर्शियल हो जाए। ओके Sir, actually I am selected. And I have got the appointment letter also, but I did not join over there due to the another state it is. I am from West Bengal and it is UP. Therefore, should I mention over there during the interview? वही हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करिए कि आप जब फाइनली सिलेक्टेड हैं, आप जाहिर सी बात है इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए फॉर गेटिंग एन एक्सपीरियंस ओनली। जो सब लोग समझ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका होगा तो वही ज्वाइन करेंगे। तो वो बात आप वहां पे अगर मेंशन कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो सीधा यही कहेंगे या फिर आप तो इंटरव्यू तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए देने आए हैं, आपका वहां सिलेक्शन हो गया है तो आप वहां जाओगे। तो आपका जो ओरिजिनल जजमेंट है या फिर आप जो इसलिए जाना चाह रहे हो कि कम से कम हमें जज किया जाए, तो वो आपको प्रॉपर जज भी नहीं करेंगे फिर ना। तो इस चीज को आप अवॉइड करिए। ओके सर, सुनील धीमान जी आप क्वेश्चन थैंक पूछिए। यू। सुनील धीमान, यस सर प्लीज। मेरा एक डाउट। राशु अभी आपको क्वेश्चन लेंगे, सुनील धीमान जी पहले कंप्लीट कर लीजिए। Excuse me, sir. I have only one question. यस प्लीज कंटिन्यू। सुनील जी प्लीज कंटिन्यू। Hello, sir. यस प्लीज, आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जो आपका एक्सपीरियंस है, मुझे नवोदय का एक्सपीरियंस है एज ए पीजीटी टीचर, तो उसमें काउंटर साइन की जरूरत पड़ेगी? आप अपने प्रिंसिपल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। फिर आपको कोई काउंटर साइन की जरूरत नहीं है। आप प्रिंसिपल से अपना सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस है वो ले लीजिए, उतना ही काफी है। ठीक है सर, वो एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं यही पूछना चाह रहा था कि उसमें काउंटर साइन की जरूरत पड़ेगी? जेएनवी में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी तरह की काउंटर साइन की जरूरत नहीं है, आप वो परेशान मत होइए। राशु तनेजा आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर अदर कॉलेज में अगर है, अदर में है तो फिर आपको काउंटर साइन कराना पड़ेगा। जेएनवीज में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। ओके, थैंक यू। राशु प्लीज। सर मेरी बीएड ना ये जब वैकेंसी निकली थी उसके बाद कंप्लीट हुई है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? वैकेंसी के बाद कोई भी एकेडमिक डिग्री अगर आपने की है तो ऐसे कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है तब तक आपके सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए, सारी डिग्रीज आपके हाथ में होनी चाहिए। वो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है। ठीक है, तो आगे सर कोई चांस नहीं है कि वो वैलिड कर दे, क्योंकि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। बिल्कुल, सिर्फ पेपर रिजल्ट बाद में आया था। बिल्कुल आपने जो भी आपने कहा, लेकिन फिलहाल अभी चांसेस इसमें नहीं है, क्योंकि वो लास्ट इस पे बहुत स्ट्रिक्टली वो देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही। आई थिंक उसके आगे वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। साधना आप क्वेश्चन प्लीज पूछिए। साधना। हाँ जी सर मेरा जो मास्टर है मैंने हिंदी में किया, पर मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है। हम मणिपुर से है, तो मैंने हिंदी में जो डिप्लोमा हमारे यहाँ मिलते हैं वो उसी में किया है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि हमने ऑनर्स ज्योग्राफी में किया है। आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हिंदी के होंगे तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप उसको लेके परेशान मत होइए, क्योंकि हिंदी का जो एक्सपर्ट होगा उसमें ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा है तो जनरल उतना तो नॉलेज आपके पास होगा ही, जो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है। पीजीटी के लिए अब आपने अप्लाई किया तो अपने पीजी और अपने सब्जेक्ट हिंदी पे फोकस करिए प्लीज। ठीक है जी सर, और मेरा एक साल का गैप भी है, तो मेरे यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू।
राहुल जी अभी एक्सक्यूज मी, मेरा एक साधना और जी, सवाल। यस प्लीज। अच्छा, ठीक है, सॉरी सर। ओके सर, और मेरा इस दौरान जो है मैंने मेरा हिंदी वाले सर्टिफिकेट आने में जो मेरा 1 साल का गैप है और उससे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए तो मैं कैसे जवाब दूं, और एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कैसे इंट्रोडक्शन दूं ठीक कि है, मेरा जो ओके ठीक है। आपने जैसे कहा एक गैप है, उसमें गैप से कोई परेशानी नहीं है। इंट्रोडक्शन के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी एनवीएस टाइम्स पे दिए हैं और आगे भी हम उन सब चीजों को और आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उनके साथ गो थ्रू हो जाइए। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी रहती है, आप हमें अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के सेंड करिए। कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो हम आपको जरूर बताएंगे। देन इट विल बी बेटर फॉर हेलो तानिया हेलो सर। तानिया हाँ सिंह। सर, मेरा नाम राहुल है। राहुल, मैंने yes, पीजीटी मैथ please, का राहुल। इंटरव्यू दिया था जी। और सर आई हाँ, हैव वन पीजीटी क्वेश्चन। का सर मैं पीजीटी मैथ के लिए भी क्वालिफाई हुआ हूँ, शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए, और टीजीटी मैथ का मैंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बीएड को सेकंड ईयर में था, बीएड कंप्लीट नहीं था। उसके पहले मैं सीटीटी पेपर सेकंड पास हुआ था, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? ना आपका सीटेट का जो भी रूल्स है आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आप पेयरिंग में आप दे सकते हैं, अगर तो सेकंड ईयर में शायद दे सकते हैं। तो अगर वो ऐसा है तो फिर कोई अगर किसी को नॉलेज हो तो प्लीज इसको करेक्ट करिए थोड़ा सा कि सेकंड ईयर आपने सेकंड ईयर में थे तब किया है आप। उधर हाँ, सेकंड ईयर में था जी तब सर, मैं पास हुआ था। दे जब सकते हैं IPA सर, में कोई था दिक्कत तब मैं नहीं है। पास। हाँ जैसे अभी बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने इतना देखा नहीं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। नहीं हो अभी जाएगा ना? नवनीत जी ने बोला जैसे कि अभी क्या करेंगे कुछ? सेकंड ईयर में अगर आप हैं बीएड में तो तब भी दे सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, वो नया वाला जो रूल है ना सर, उसके तहत जो है आप बीएड सेकेंड ईयर में दिए तब भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सर, सीटेट आप दे सकते हैं। ओके कोई सर हेलो मेरा ठीक है, थैंक यू सर। सपना मिश्रा जी प्लीज। हाँ हेलो सर मैंने यस सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मेरा सीएस है सब्जेक्ट, तो सर जब मैंने एनवीएस का मतलब एग्जाम दिया था, मतलब रिटन एग्जाम, तो सर जो सिलेबस था सर वो बहुत पुराना सिलेबस था, जो कि अभी 11th-12th में मतलब चलता नहीं है। वो 2017 से ही मतलब हाँ, चेंज हो चुका है, मतलब बिल्कुल। लैंग्वेज दूसरी आ गई है, पाइथन लैंग्वेज चल रही है और डेटा साइंस चल रहा है। हम्म तो उस टाइम लेकिन सिलेबस पुराना था, तो हमने पुराना ही पढ़ के मतलब दे दिया। लेकिन अभी सिलेबस तो दूसरा कुछ है, मतलब 11th और 12th में। तो मुझे क्या वो पुराने वाले को ही रिवाइज करना चाहिए या मुझे नए सिलेबस जो भी करंट है उसी पे ध्यान देना चाहिए? देखिए सिलेबस में क्या है कि जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके होंगे वो कॉलेज लेवल में प्रोफेसर्स होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो 11-12 के सिलेबस के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपका जो नया सिलेबस है, आपने अगर सीएस में बीएससी या बीटेक जो भी किया है, तो आपको वो ऐसे टॉपिक्स नहीं होंगे जो जिनके साथ आप फेमिलियर नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक बार उन टॉपिक्स के साथ गो थ्रू जरूर हो जाइए कि आपके जो नए टॉपिक्स क्या हैं। पुराना आपने पहले से तैयार किया है, नया एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। दीपक सिंह जी आप एक मिनट। दीपक आप सर जो नया सिलेबस विजेता, अभी हम आपसे बात करेंगे। दीपक सिंह आप हैं क्या? आपने सर थोड़ा दीपक सिंह प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ सर? हेलो सर। दीपक सिंह जी आप मैसेज तो कर रहे थे कि आपको हमने बुलाया था लेकिन आप आ नहीं रहे। चलिए कोई नहीं। अच्छा दीपक जी प्लीज, दीपक जी बोलिए। एक मिनट, दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस प्लीज सर। आप कुछ कह रहे थे, बताइए आप। ना आप एक्चुअली कुछ कहना चाह रहे थे। आई थिंक आपने हैंड रेज किया था पहले। अच्छा, मैं तो सर यही मेरा ये क्वेश्चन था। जैसे ना कई बार क्या है कि बहुत सारे बोल रहे हैं तो उसमें वो रह जाता है। जैसे आपने ना जैसे अगर ग्रेजुएशन की और एमए की मार्कशीट में अगर क्लियरली परसेंटेज नहीं लिखी है, लेकिन वो नंबर लिखे हुए हैं कि आपके मैक्सिमम में से और इतने आपके मार्क्स हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर तो कोई भी इशू नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, सीजीपीए नहीं है उसमें सीधे कोई बात नहीं। वो टोटल है, टोटल से तो वो जनरल सा कैलकुलेशन है, वो हो जाएगा, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। सत्यदर्श यादव जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सत्यदर्श। हाँ सर नमस्कार सर। जी सर ये पीजीटी हिंदी से मेरा जो इंटरव्यू है भोपाल में। जी बताइए। तो सर जैसे सारे डॉक्यूमेंट जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लगाएंगे ही, लेकिन जैसे मैं इस समय रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ जेआरएफ के थ्रू। तो इसके पहले मेरा जितनी बार नेट है या सीटेट मैंने 3-4 बार क्वालिफाई किया है, तो क्या ये सब लगाने की जरूरत है एडिशनल में कि सिर्फ जेआरएफ में लगा के छोड़ दो? देखिए सीटेट तो आपका अगर है या फिर नेट आपने जेआरएफ भी किया तो उसके सर्टिफिकेट्स अपने फाइल में लगा दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने भी लगाए थे।
सारे लगा दें कि सिर्फ जेआरएफ का लगाए सर, ये थोड़ा सा कोई बात confusion नहीं, है। अगर आपने सीटेट भी किया है तो वो भी लगा दीजिए, ट्रिपल सी किया है तो वो भी लगा दीजिए, हमने भी लगाए थे। और कई बार क्या होता है कि नहीं, वो जैसे मेरे मेरे कई है ना सर, तो मैं ये कहीं से निगेटिव तो नहीं ना चला ना जाएगा कि और स्मार्ट बन रहा है अपने आप में, नहीं, कोई कि 4-6 लगाने की क्या जरूरत कोई है। बात नहीं। देखो सीटेट बेसिकली आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जेआरएफ आप लगा दीजिए, सीटेट का आपके पोस्ट के लिए जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं नेट सर मेरा एक मैं क्वेश्चन था, सर मैं पूछ सकता हूँ क्या? एक मिनट बस भाई, खत्म कर यदि देंगे। आप जैसे यदि आपके पास 8 सर्टिफिकेट हैं नेट के, तो उसमें से केवल एक ही लगाइए, क्योंकि नेट की डिग्री एक ही मानी जाती है। आप नेट क्वालिफाई हैं, बस इतना ही माना जाएगा आपको। जी जी, यही मैं सोच रहा था कि जरूरत नहीं है, निगेटिव। बस केवल एक लगा सकते हैं। जो आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट है ना, वो आप लखनऊ में क्या वो आप लगा दीजिए बस। सर हम लोग भी यही करने वाले हैं सर। प्लेटफॉर्म आई कैन सेंड माय इंट्रो वीडियो सर टू यू। मुकेश शर्मा जी बिल्कुल आप भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर हमने पब्लिक अपना किया हुआ है। प्लीज आप जो भी इंट्रोडक्शन या डेमो टीचिंग का वीडियो है, हमने आज आपको डिस्कस भी किया कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इस तरह से हमसे जो भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम आपकी वीडियोस को देख कर के कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो हम जरूर आपको बताएंगे। अन्य सिंह आप कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पर शेयर करें, कॉमन ग्रुप पर तो ज्यादा अच्छा होगा सर। सर कॉमन ग्रुप पर शेयर करें तो हम लोग भी देख सकते हैं उसको, अगर कॉमन ग्रुप पे शेयर करेंगे ना ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने वीडियोस जो हमने सब्जेक्ट वाइज आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, पीजीटी हिस्ट्री का, हिंदी का, मैथ का अलग अलग बना हुआ, तो आप लिंक भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर उसमें शेयर करेंगे, तो आई थिंक बिल्कुल सब लोग देख सकते हैं, और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है वो एक डिस्कशन भी हो जाएगा, और हेल्दी डिस्कशन होगा। ये आपने बिल्कुल अच्छा सुझाव दिया दीपक जी, थैंक्स फॉर योर सजेशंस। हेलो सर। तान्या सिंह का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सर। सर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे कॉलेज से एनओसी मिलने में दिक्कत है सर। आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर आप वहाँ पढ़ा रहे हैं अभी? यस सर, मैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रही हूँ सर। ठीक है, तो आपको एनओसी नहीं मिल रहा है, क्या इशू आ रहा है बोल रहे हैं आप? सर हाँ, एनओसी नहीं दे रहे हैं सर हमारे यहाँ से। कोई बात नहीं, अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो एनओसी अगर नहीं भी देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। विजेता घोष, विजेता हाँ, थैंक यू सर। प्लीज। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के का इंटरव्यू पैनल होता है, स्पेशल हाँ सेम होता है, क्योंकि मैं दोनों में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं डेमो के लिए क्या सेम टॉपिक प्रिपेयर करूँ या दोनों के लिए अलग करूँ? देखिए, आप सेम टॉपिक क्या करना है, आपको कम से कम 2 या 3 टॉपिक्स आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार ऑप्शन उनकी तरफ से आता है कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए, तो कम से कम आप कंफर्टेबल होंगे, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और रही बात ऐसा है कि अगर आप दोनों में अलग अलग बोर्ड अगर रहते हैं, और मोस्टली अभी हमने देखा पीजीटी में भी यही था कि स्पेशल में कुछ अलग बोर्ड था और डायरेक्ट में अलग बोर्ड था, और कुछ में सेम भी था, ऐसा नहीं, किसी में 2 बोर्ड भी बने थे, किसी सब्जेक्ट में 2-2 बोर्ड थे, मैथ में था, सोशल साइंस में भी था, हिंदी में भी 2 बोर्ड थे। तो जिसमें कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं वहाँ वो 2 बोर्ड बना देते हैं, तो उसमें अगर आपके अलग अलग बोर्ड हैं तो आप बिल्कुल एक ही टॉपिक को दोनों जगह पढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। सर और एक सर मेरा सेम डेट सेम टाइम पे डायरेक्ट और एनडी का दोनों का इंटरव्यू है। मिथुन जी, विजेता को कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले, उसके बाद हम आगे करते हैं। विजेता आप आगे। लखनऊ में 3 बोर्ड बने हुए हैं सर। अच्छा, लखनऊ में 3 बोर्ड है। विजेता प्लीज। सर मैं स्टेट बोर्ड के स्कूल में करती हूँ जी, तो एनओसी है वो हेडमास्टर दे सकते हैं? आप देखिए, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो फिर आपको एनओसी आपके एम्प्लॉयर से लेनी होती है जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है। और अगर आप एक गेस्ट फैकल्टी वहाँ पढ़ा रहे हैं तो फिर आप जी रेगुलर एम्प्लॉय हो। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर DI will sir district inspector will give the NOC in this case. DI डीओ की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है कि आप एनओसी नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो काउंटर साइन आपको डीओ से कराने हैं। एनओसी आपको कौन देता है? आपके एम्प्लॉयर, आपने जिसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही आपको एनओसी देते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। आपके प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले लेवल पे, लेकिन वो उनकी एनओसी मान्य नहीं होती है।
जिसने आप देखेंगे अपना अपॉइंटमेंट लेटर जिसने भी आपको इशू किया है वही आपको एनओसी इशू करेंगे, ठीक है? चलिए सर एक्सक्यूज मी सर मैं बोल रहा हूँ छोटा सा है। मृत्युंजय कब तक आएगा सर? मृत्युंजय क्या बोल रहे हैं? हेलो सर मैं बोल रहा था कि मेरा इंटरव्यू इन नॉर्थ ईस्ट रीजन और ऑल ओवर इंडिया के लिए दोनों का एक ही डेट पे और एक ही टाइम पे हो रहा है। ओके। तो कुछ क्लैश हो सकता है क्या टाइम? आ, क्योंकि टाइम भी ये सेम है और कई डेट भी कैंडिडेट्स सेम के साथ हुआ है और इसमें हो सकता है कि वो एक साथ लेना चाहें, लेकिन अभी आई थिंक इसमें हम भी अभी श्योर नहीं है। हम इसको एक बार कंफर्म करके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए। आई थिंक आपने किया भी है पहले, तो उसको हम कंफर्म करके आपको बताते हैं। कई कैंडिडेट्स के ऐसा हो रहा है कि दोनों ड्राइव में उनका सिलेक्शन है और डेट और टाइम एक ही है, तो हो सकता है कि एक बार इंटरव्यू लेके आपका मार्क्स दोनों में कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है क्या एग्जैक्ट सीन है वो आपको हम कंफर्म करके बता देंगे, ठीक है? कविता जी आप क्वेश्चन सर वन क्वेश्चन कविता प्लीज कविता सर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं अभी सीबीएसई स्कूल में मतलब प्राइवेट स्कूल है सीबीएसई के अंडर है वहाँ टीच कर रही हूँ। जी तो मैंने एक्सपीरियंस लेटर के लिए बात की तो स्कूल वाले बोले कि दे देंगे, पर उन्होंने कहा कि इस पर काउंटर साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने एक लेटर जारी कर रखा है कि जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर ही चल जाएंगे। देखिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ऑफिसर है, एजुकेशन ऑफिसर, जो आपकी कॉल लेटर पे लिखा है, प्लीज आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। आप सीबीएसई ने किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो तो आई थिंक हमें पता नहीं है, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैं कुछ बोलूं? यस दीपक जी हेलो सर प्लीज। इसको मैं राय दूं कुछ आपको? जी बताइए। जो अभी इन्होंने सवाल पूछा, एक्चुअल में क्या है कि जैसे हेलो सर। जो सीबीएसई में काम कर रहे हैं ना, हाँ हाँ तो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ स्कूल होते हैं कि जो मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो कोई आपको लेटर नहीं देते, लेकिन कुछ स्कूल होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो ठीक स्कूल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब आपकी अपॉइंटमेंट कराते हैं तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है तो देयर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इशू ऑफर लेटर, ठीक है? पहले ऑफर लेटर इशू करेंगे, फिर उसी के साथ आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे और अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन होगा कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी सैलरी क्या है, ब्रेकअप सैलरी क्या है, मतलब उसमें जो बेसिक पे है वो कितना है। तो जहां तक जो इसका जो कॉल लेटर का वो है, तो वो मुझे लगता है कि वो ही चलेगा, वो मतलब चल जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी दे रहे हैं तो वो चल सकता है, मतलब उसे आप शो कर सकते हो अगर वो इस तरीके का लिखा हुआ है ऑफर प्लस अपॉइंटमेंट लेटर में, ओके। क्योंकि ये मेंशन होता है हाँ जो ऑर्गेनाइज्ड स्कूल होते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा लिख के देते हैं उसमें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दीपक जी आपने ठीक बताया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी आपकी सैलरी ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है, तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप अपने साथ लेके जाइए। और एक्सपीरियंस अगर किसी को इशू होता है ऐसा, हाँ जैसा हाँ मैं बता रहा हूँ ऐसा issue अगर इस तरह से आपको इश्यू हुआ है तो आप वो जरूर लेके जाइए, और नहीं तो आप सारी चीजों को देखिए। क्या है ना कि आप जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक बार फॉलो कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन मार्क वहाँ रेज नहीं करेगा। तो आप कोशिश जो डॉक्यूमेंट है वो लेके ही जाएं, कम से कम जो भी आपके पास है, बिल्कुल कि अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो जो भी है वो लेके जाएं, वो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। सो दैट यू कैन प्रूव योरसेल्फ। सर टीजीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है? हेलो सर। मिथुन कुमार जी आपने टीजीटी के रिजल्ट के बारे में पूछा, तो ये पॉसिबिलिटी अप्रैल में है। अभी नवोदय विद्यालय समिति में ट्रांसफर ड्राइव चल रही है। हेलो इसमें सर। फर्स्ट राउंड अच्छा किसी और ने सवाल पूछा था। सर मैंने सर नहीं पूछा कोई बात नहीं मिथुन। हेलो सर। बोलिए सर, मैंने पूछा था सर, बोलिए राहुल जी ये इसका जवाब ये है, अभी नवोदय विद्यालय समिति में ट्रांसफर का काम चल रहा है। फर्स्ट लिस्ट आउट हो गई है और ट्रांसफर ड्राइव मार्च लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी और अप्रैल 15 तक आई थिंक इसमें जो भी एम्प्लॉइज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उनको नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद ही आपके अपॉइंटमेंट्स आएंगे। तो अप्रैल लास्ट में आप मान के चलिए कि रिजल्ट और अपॉइंटमेंट आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। अप्रैल लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मिथुन जी हेलो सर, ये ऐसे प्रोविजनल मार्कशीट हो तो मिथुन सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तो सर प्रोविजनल आप ओनली बीएड का प्रोविजनल आपका बिल्कुल चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। मिथुन जी आप सवाल पूछिए प्लीज। सर मेरा सर सब्जेक्ट सर मैथमेटिक्स है। ओके सर मैं जब सर डेमो क्लास में देंगे तो सर इंग्लिश में सर हम होमवर्क करते हैं, बोर्ड वर्क कर सकते हैं। बात समझाने के टाइम हम हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। वही हमने आपको बताया। आई थिंक आपने देर से ज्वाइन किया। डेमो में आप बिल्कुल टर्मिनोलॉजी टर्म्स और जो आपके बेसिक जो वर्ड्स हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको आप इंग्लिश में यूज करिए। समझाने के लिए आप हिंदी में भी समझा सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है? अगर आप इंग्लिश में अपने फ्लुएंट नहीं है
तो आप और सर एक बात सर, हाँ बोलिए। सर मेरा सर IBS का सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सर करने के लिए, हाँ कंप्यूटर रिलेटेड। हाँ साइन चाहिए क्या? सर वो सर हम सबमिट करेंगे कि नहीं? आप कर सकते हैं। आप सबमिट क्या करना है उसमें अपनी फाइल में लगा लीजिए। आपको उसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपकी कंप्यूटर वाली, उसमें आपका कंपल्सन नहीं है, ठीक है, अपनी फाइल में रखिए। सर अगर प्रोविजनल भी ना हो तो? प्रोविजनल नहीं है तो फिर आपका 15 डेज का आपको टाइम मिलेगा, अंडरटेकिंग आप फिल करेंगे और उसके बाद आपको वो मेल के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा, लेकिन आपको डिग्री सबमिट करनी ही पड़ेगी। तो प्रोसेस आप जल्दी से करा लीजिए अगर नहीं है आपके पास। हिरल पटेल आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? हिरल सर मेरे नवोदय का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैंने एज ए FCA से जॉब किया था, तो उसमें प्रिंसिपल की सिग्नेचर है, तो और कोई सिग्नेचर की जरूरत है क्या? नो इट इज मोर देन इनफ। वो बहुत है आपके लिए, आप परेशान मत होइए, कोई साइन आपको नहीं चाहिए उसमें। और किसी की कोई क्वेरीज है प्लीज? हेलो हाँ सर। राजीव सिंह के बाद स्नेहलता जी आपका सवाल लेंगे। राजीव बताइए। ओके सर, ओके। हेलो सर, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि मेरा EWS का जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक लेवल का RO लेवल का है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ब्लॉक लेवल का समझे नहीं, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, उसमें ब्लॉक लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी किया हुआ EWS सर्टिफिकेट है। आपके यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, जो भी इश्यू करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें सेशन आपका 22-23 होना चाहिए, बस इतना जरूरी है ना? हाँ सर वो 22-23 के लिए ही है। चलिए तब कोई दिक्कत नहीं है। स्नेहलता जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। स्नेहलता हेलो सर जी। हाँ जी सर, उसमें एटलीस्ट DO लेवल बना हुआ होना चाहिए सर, सब डिविजनल लेवल लिखा हुआ है सर उसमें। सब डिविजनल जैसे बिहार में इन्होंने बात किया, तो बिहार में कौन इश्यू करता है आपका? बिहार में एटलीस्ट सर SDO से इशू होना चाहिए सर, वो रेवेन्यू ऑफिसर के बनने के बाद SDO से बनेगा। तो राजीव जी आप इसको लेकिन सर हाँ बताइए। लेकिन सर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ EWS के सेक्शन में कि नॉट बिलो CO लेवल। अच्छा हाँ, तो CO लेवल से अपर होता है RO लेवल। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी राज जी ने जो अभी बात कही है, तो आप आपस में अगर कांटेक्ट कर पाए तो अच्छा, अपना नंबर यहाँ शेयर कर लीजिए प्लीज। बिहार से जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो इस टॉपिक को आपके यहाँ क्या वो है उस तरह से आप देख लीजिए। स्नेहलता जी प्लीज कंटिन्यू करिए। स्नेहलता हाँ जी सर। प्लीज। सर एक्चुअली मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की थी वो मैंने फार्मेसी में की थी, B फार्मा। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने MSc केमिस्ट्री में एडमिशन लिया और MSc कंप्लीट की। सो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगी वहाँ पर डॉक्यूमेंट में मेरे? ना कोई प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिकॉज वो फार्मेसी में थी और अभी मैं जैसे मेरी मास्टर्स केमिस्ट्री में है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको MSc करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अगर फार्मेसी वाला केमिस्ट्री में जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप PGT केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपका PG केमिस्ट्री में होना चाहिए, वो इतना जरूरी है ना? वन मोर क्वेश्चन सर। प्लीज बोलिए। सर जैसे मैं अभी PhD भी कर रही हूँ और मेरा सबमिशन हो चुका है, तो जैसे अगर मैं मेंशन करती हूँ तो मुझे किस लेवल तक प्रिपेयर करने की नीड है उसमें? देखिए, आपका जो टॉपिक है जिसमें आपने PhD किया, आपने काम भी काफी कुछ किया होगा, तो उस टॉपिक को प्रॉपरली अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ज्योति राव आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। ज्योति राव। थैंक यू सर। ओके ज्योति राव। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं कह रही थी कि मेरा ना 2005 राठौर जी, ज्योति राव मैम ने कहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लेते। ज्योति राव प्लीज। सर मेरा ना MDU से PG हुआ था 12 में, उसके बाद मेरे को डिग्री जो मिला है वो डिग्री में उन्होंने 2 बार करेक्शन कर दिया है सर। एक जो यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है ना, उसमें वो 0 एक्स्ट्रा लगा के दे देते हैं। मैंने अभी फेब में दोबारा बनवाई, उसमें फिर से वही 0 लगा के दे दिया। देखिए, इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा गौर कोई नहीं करता है, आप परेशान मत होइए। फिर भी आप अगर करेक्ट जो आपकी डिग्री है वो पॉसिबल है, पॉसिबल यू शुड गेट न्यू डिग्री। Otherwise, Sir, actually, I told them the situation and they asked me that the degrees will be printed in April, in the month of April only. So they gave me the provisional one. So provisional is more than enough. Then there will be no problem if you are not able to
produce at the time of interview, then you can produce it at the time of joining. So joining के time आप proper अपने documents Sure. लेके जाइए. ज्योति जी राठौर जी, प्लीज जी आपका क्वेश्चन पूछिए. ज्योति राठौर. थैंक यू सर। Sorry. ज्योति राठौर जी. सर मैं ये पूछ रही थी कि मेरी एमए ना 2005 में कंप्लीट हुई थी, बट बाय मिस्टेक ना वो मतलब कंप्यूटर पे 2004 मतलब टाइप हो गया, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आपको मेरी जो डिग्रीज है ओके ना तो वो मतलब 2005 की है। आप अपने कम से कम नया डिग्री आप ले लीजिए, प्रोविजनल डिग्री, क्योंकि 2005 में आपने कंप्लीट किया है, 4 का आपके पास डिग्री है, हाँ तो वो नया आप इश्यू करा लीजिए क्योंकि मिस्टेक है उसमें. ठीक है, तो फिलहाल नहीं जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना उसके अंदर बाय मिस्टेक हुई है वो ऑनलाइन भरते टाइम। अच्छा, आपने डिग्री के लिए जो फॉर्म फिल किया था उसमें मिस्टेक हो गई थी. डिग्री के लिए नहीं सर, जो एमबीएस के लिए मैंने अप्लाई किया था ना अरे वो रिक्रूटमेंट के टाइम। अच्छा, चलिए ठीक है. ओके, एक्चुअली जो फॉर्म में जिसके भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो हम सबके लिए ये चीज बोल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में परेशानियां हैं उसको लेके दिमाग में कोई सवाल मत रखिए, क्योंकि जो आपको बायोडेटा फॉर्म फिल कराया जाएगा वो फाइनल है, उससे ही आपके रिकॉर्ड्स मैच किए जाएंगे. ठीक है, और बायोडेटा फॉर्म आपको वेन्यू पे मिलेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको. बाकी फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स होगी उनको वो देखते भी नहीं है. एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी है तो कोई परेशानी नहीं है, आपका बायोडेटा फॉर्म सही होना चाहिए, उससे ही आपका डॉक्यूमेंट हेलो सर। वेरिफिकेशन होता है. स्वप्ना मिश्रा हेलो जी सर, बताइए हेलो प्लीज. सर, हेलो। थैंक यू सर। जी बोलिए प्लीज. सर हेलो सर। स्वप्ना जी प्लीज बोलिए. कैन आई आस्क? सर एक क्वेश्चन मेरा है कि सर जब ये मतलब कि एनवीएस की जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो सर लिस्ट निकली थी, मतलब रिटन एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है सर, तो उसमें सर मैंने काउंट किया तो सर जनरल के सिर्फ 33 स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाइड हैं और ईडब्ल्यूएस के ज्यादा क्वालिफाइड है, मतलब एज कंपेयर टू वैकेंसीज मतलब वो कुछ मतलब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है सर. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरा जो कंपटीशन होगा वो 33 स्टूडेंट से होगा या I mean, कैसे होगा वो मैं नहीं समझ पा रही. देखिए आपके जनरल की, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं कि जनरल कैंडिडेट हैं आप स्वप्ना जी? सर मैं जनरल हूँ सर, जनरल. देखिए क्या होता है इसमें कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें जनरल जो टर्म है बेसिकली उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी पहुंचेंगे, उसमें जाएंगे, तो आपका जो जनरल कोटा है उसमें आपकी फाइट होने वाली है. ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का एक अलग रिजर्वेशन है, वो उस कोटे में जाते हैं. अगर जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो जनरल में जाएंगे. जनरल कह सकते हैं ओपन टू ऑल होता है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई अगर उसके हायर मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो वो जनरल में काउंट होता है. तो फिलहाल आप कैलकुलेशन इसमें मत लगाइए आप, क्योंकि इसमें किसी के मार्क्स अभी पता नहीं है. हो सकता है आपकी सीबीटी बहुत अच्छे हों मार्क्स, रिटन जो आपका एग्जाम हुआ था, तो इंटरव्यू पे फिलहाल फोकस आप करिए. यस सर, मैं फोकस कर रही हूँ, बस मेरे दिमाग में चलिए क्वेश्चन कोई आया तो मैंने नहीं. नितिन शाही आप हैं क्या? Thank you, नितिन sir. शाही जी आप हैं क्या? नितिन शाही. सर मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। नितिन शाही है क्या? प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए. जी सर. नितिन शाही प्लीज हेलो. बोलिए. सर आई हैव टू क्वेरीज. वन इज एकेडमिक्स में मोर देन 2 इयर्स के गैप, और क्वेश्चन की आप इन दो क्या आंसर देना चाहिए? आपका एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी नितिन, आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करिए. ओके सर. सर अगर आपके एकेडमिक्स में मोर 2 इयर के गैप्स हो, कोई बात नहीं, समझ गया. आप देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरह के आपके मन में डाउट है कि आपने बीच में जो डिग्रीज हैं उसको बहुत पहले ले लिया और आपने एग्जाम बहुत बाद में दिया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं. उस बीच में आपने क्या किया वो आप मेंशन कर सकते हो. आप अगर कहीं टीचिंग करते थे, कहीं जॉब करते थे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते, तो आप उसको बता सकते हैं ऑनेस्टली, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. सबोर्नी ना सर, यदि 2 डिग्री के बीच में अगर यदि गैप है तो उसमें ये प्रश्न उठ रहा है कि सर सर आई हैव अ सिंगल क्वेश्चन सर। सबोर्नी ना प्लीज, सबोर्नी आप कंटिन्यू करिए. यस सर. जी यस सर. सर एक्चुअली आई एम आस्किंग दैट सर. नितिन प्लीज कंटिन्यू करिए, आपका क्या क्वेश्चन है? यस सर. सेकंड है कि मेरा पीजी सर्टिफिकेट
ओरिजिनल नहीं है. Actually they provide but they have printed my wrong name. So I returned them and they उन्होंने गायब कर दिया उसको. और मेरी नई यूनिवर्सिटी भी है तो अभी उस पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं लोग. मैंने अभी उसको हाल ही में दिया है तो 4 मंथ का टाइम लेने को बोल रहे हैं. आप देखिए इस केस में क्या करें सर? हालांकि मेरे पास ओरिजिनल है. आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है. हाँ नमस्कार. हेलो नहीं ओरिजिनल है. हेलो कैसे हो जी? नहीं, अब अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल आप अपने पास रखिए, प्रोविजनल बनवा लीजिए तब तक, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है. ओके, सो आगे हेलो सर. आगे क्वेश्चन लेंगे. सबोर्नी नाग जी का क्वेश्चन पहले लेते हैं. हेलो सर. सबोर्नी नाग प्लीज. अच्छा अच्छा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग प्लीज. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में. मैं पीजीटी बायो से हूँ. ओके, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या कोई नंबर्स है पीजीटी? आप प्लीज हेलो क्वेश्चन को सर. रिपीट करिए प्लीज. क्वेश्चन को रिपीट. रवि खान अपना सर माइक एक्स्ट्रा म्यूट कर लीजिए. करिकुलर. एक मिनट ओके, सबोर्नी नाग जी प्लीज. यस सर. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में मैं पूछ रही थी. मैं पीजीटी बायो से हूँ. क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोई मार्क्स मिलेगा? एक्चुअली इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, इसका केवल इम्पैक्ट होता है. अगर आपने इस तरह से कुछ किया है और अपने फाइल में वो आपके डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लगाइए, और इसमें हो सकता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में उन चीजों को आप मेंशन करते तो बहुत अच्छा है. तो एक अच्छा पैकेज आपकी पर्सनैलिटी का उनके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं. इसका एक्स्ट्रा मार्क ऑब्जर्विंग के ऊपर होता है कि ऑब्जर्वर जो है इंटरव्यूअर्स है वो कितना इफेक्टिव उसको मानते हैं. और कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और आपकी जो भी इस तरह की एक्टिविटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे पॉजिटिवली. ठीक है, तो फिक्स मार्क्स नहीं है, फिर भी आपको ये जाहिर सी बात है अगर आप उस चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो पॉजिटिवली आपको उसमें मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलने चाहिए. ओके, तो आगे ओके सर. एंड जी वन मोर क्वेश्चन सर. मेरी इंटरव्यू नोएडा में है. तो नोएडा में क्या स्मार्ट बोर्ड मिलेगा या फिर कोई चॉक डस्टर या कुछ और मिलेगा इंटरव्यू के लिए? आप दोनों के लिए तैयार रहिए. दोनों मिल रहा है वहाँ पे सर. दोनों के लिए तैयार, जैसे दुर्गेश जी ने बोला कि दोनों मिल रहा है, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए. तो चॉक डस्टर वाला भी बोर्ड हो सकता है और स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है. घबराना नहीं, अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है तो फिर वो उतना सा ही है. और उसको एक्चुअली सर स्मार्ट वहाँ पे नोट पैड खुला हुआ है और बस उस पे लिखना है जैसे बोर्ड पे लिखते हैं सर. हाँ, अब वो एक्चुअली हमारे यहाँ जेएनवी लेह में भी वो इस तरह का सिस्टम है. हम उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के हम आप लोगों को पहुंचा देंगे. आप परेशान मत होइए, स्मार्ट बोर्ड को लेकर इतना टेंशन नहीं लेना है. ओके सर. थैंक यू वेरी मच ओके, सर. मोस्ट वेलकम. अगला क्वेश्चन जीवन. यस सर. जीवन प्लीज. सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा इंटरव्यू लखनऊ में होने वाला है. तो सर जो उसमें कुछ कुछ बता रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड होगा. तो सर कभी कभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड में कभी प्रैक्टिस किए नहीं है. राइटिंग अगर खराब होगी तो सर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा सर? राइटिंग का बिल्कुल सही कहा आपने, राइटिंग खराब हो सकती है, क्योंकि हम लोग के सामने भी पहली बार जब स्मार्ट बोर्ड आया था तो राइटिंग थोड़ा सा इश्यू रहता है. कुछ लोगों का बोर्ड पे वैसी राइटिंग अच्छा नहीं होता, और स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा सा, क्योंकि वो टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं, तो इसमें आपके एक्सप्रेशन, आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. राइटिंग अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा भी आता है तो इतना परेशान नहीं होना है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे. 1 मिनट, वीडियो हम बना देंगे. सत्यदर्श यादव जी ने कहा स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो हम आपको पहुंचा देंगे. नेचर अराउंड मी नाम से आई थिंक कोई किसी का आईडी है, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे. प्लीज बताइए. सर मैं पूछना ही चाह रही थी कि सर मैं एकदम फ्रेशर हूँ. मैंने अभी तक कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा. तो सर इसका पैनल पे इफेक्ट कैसा आता है? देखिए, फ्रेशर्स हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस तरुण सर हैं, वो 24 इयर्स में पीजीटी कंप्यूटर साइंस बने थे. बीटेक करने के जस्ट बाद उनका सिलेक्शन हो गया था. तो फ्रेशर्स का और एक्सपीरियंस्ड का ऐसा कोई फर्क नहीं है. आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, कितना इफेक्टिव आप हैं सीवीटी में, आपका स्कोर कितना है, वो मैटर करता है. तो फ्रेशर्स की कोई बात नहीं. टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है. आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए जिससे कि आप बेहतर कर सकें, और अपने वीडियोस रिकॉर्ड करिए, खुद देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. आप चाहें तो आप हमें भी भेज सकते हैं, तो उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश होगी हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे. ठीक है सर एक क्वेश्चन और था सर. जैसे मेरा टीजीटी साइंस में भी मेरा इंटरव्यू में हुआ था, लेकिन हम दे तो पाए नहीं थे उसको. तो सर क्या मुझे उसको मेंशन करना चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है. फिलहाल आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड्स हैं और आपके जो फिलहाल करंट में आप क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करिए. पिछला एग्जाम क्या था,
पास्ट अचीवमेंट्स और फेलियर्स और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसको लेके ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका फोकस आप में कुछ अच्छा ढूंढने का है। पहले आपने दिया नहीं दिया वो ठीक है, अगर आप चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं, क्योंकि आप एनवीएस की बात कर रहे हैं तो फिर वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बापी दत्ता आप हैं क्या? प्लीज बापी दत्ता। हेलो। यस प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, बापी दत्ता बोल रहा हूँ। या प्लीज बताइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, जो काट ऑफ है, काट ऑफ तो अभी तो दिया नहीं है क्लियर करके, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट के साथ बात किया था। मुझे लग रहा है कि जो लास्ट कैंडिडेट है उससे मेरा 14 या 15 जनरल में काट ऑफ ज्यादा है। मैं ओबीसी हूँ और मैं एज्यूम कर लेता हूँ उससे भी 2 कम होगा, मतलब टोटल 16 मार्क्स मेरा आई थिंक ज्यादा होगा काट ऑफ से। मैं लास्ट जो कैंडिडेट से बात किया हूँ उससे मार्क्स से कंपैरिजन करके, तो ये कितने पॉसिबिलिटी है जो फाइनल सिलेक्शन के लिए? देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसको एज्यूम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन आपने अच्छे किए हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि आपने जितने कैंडिडेट से बात की है। अगर आप कह रहे हैं कि आप काफी ऊपर है तो आपके फेयर चांसेस हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इंटरव्यू आप बेस्ट दीजिए अपना, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हमने देखे जो हमारे साथ ही इंटरव्यू में गए थे और हमारे बराबर ही उनके रिटन में मार्क्स थे, लेकिन 5 कैंडिडेट्स थे जो हम लोग एक साथ एक बैच में इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहे थे, और उनमें से केवल 2 का सिलेक्शन हुआ था ड्यू टू इंटरव्यू। वो बाहर हो गए थे 3 कैंडिडेट्स। तो ये मान के चलिए कि अगर आप काफी ऊपर हैं फिर भी इंटरव्यू से बहुत फर्क पड़ता है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एकदम बॉटम में आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, आप बाहर भी हो जाते हैं। तो इंटरव्यू को प्लीज थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंस आपको देना है। चलिए, आस्तिक दत्ता सर, और एक क्वेश्चन थे सर, और एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज। हाँ सर, जो सर 5 मिनट पहले जो SC ST OBC वाले जो कंडीशन आप बताए थे ना, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थे, कुछ सुनाई नहीं दिया था। प्लीज सर एक बार 1 मिनट में बता दीजिए। ये बोला आपको कि जनरल कैटेगरी में जनरल जो है ओपन टू ऑल होता है, उसमें कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं तो क्या चांसेस हमारे रहेंगे, तो आपको भी पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो जनरल कैटेगरी है वो ओपन टू ऑल होती है, सब कोई उसमें फाइट कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट ना। चलिए आगे आस्तिक का क्वेश्चन लेंगे। आस्तिक दत्ता जी प्लीज। हेलो जी। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हाँ बताइए। हाँ सर, ज्यादातर क्वेरी मेरा डिस्कशन का दौरान सॉल्व हो गया है। मेरा एक ही क्वेरी है जी। थैंक यू सर इसके लिए। बताइए। और मेरा क्वेरी है कि इंटरव्यू जब हम देने जा रहे हैं तो जो कम्युनिकेशन का बारे में थोड़ा हम जो टर्मिनोलॉजी है अगर हम वो इंग्लिश में बात अगर हम हिंदी में करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम कोई है? प्रॉब्लम नहीं है। वही हमने आपसे कहा कि जैसे आप मैथ साइंस या साइंस के सब्जेक्ट्स में आप बोल रहे हैं या ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो आपको जो ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड जो भी मिलेगा उसका वर्क आपको इंग्लिश में ही करना है पूरा। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को टॉपिक को भी इंग्लिश में लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क पूरा इंग्लिश में करेंगे, बट कम्युनिकेशन आपका बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ हिंदी में भी हो सकता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही समझे हैं, आप बिल्कुल इसी के साथ जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, ठीक है, समय के साथ आप बहुत सीखते भी हैं। तो हमने भी हिंदी में दिया था, परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो सर, दोनों भाषाओं में प्रॉब्लम। ये कंटिन्यू करिए आस्तिक जी प्लीज। हाँ सर, बोल रहे थे कि एक्चुअली दोनों भाषा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को मिलाने से बोलने से अगर कुछ हो जाता तो यही बात है। ओके, तो आप दोनों को फिर एक्चुअली क्या है ना कि अच्छा आप बंगाल से आई थिंक। यस सर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हिंदी में। कोई बात नहीं, वो बोर्ड मेंबर्स भी सर मेरा एक प्रश्न है, समझेंगे। हाँ दुर्गेश जी प्लीज बोलिए। सर क्या पीपीटी बना के ले जाना वहाँ पे सही रहेगा? और वहाँ पे इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल है तो पीपीटी बना के ले जा सकते हैं। अगर आप ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अपनी पेन ड्राइव में आप लेके जाइए, ठीक है। और अगर लकीली अगर आपको स्मार्ट बोर्ड मिलता है, जैसे आपने सर्च किया है काफी कुछ किया, आपका जहाँ इंटरव्यू वेन्यू है वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी अवेलेबल है। अगर आप यस सर, मेरा लखनऊ में पड़ा हुआ है और वहाँ पे केवल जो है कि इंटरेक्टिव बोर्ड पैनल है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये चौक वाला वहाँ पे नहीं बोर्ड है। आप पीपीटी लेके जाते हैं तो आई थिंक आपका काफी काम कम हो जाएगा, जो बोर्ड वर्क है वो काफी कम हो जाएगा। और आप शुरुआत बोर्ड वर्क से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन आप पीपीटी से करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। और ये मान के चलिए कि स्मार्ट बोर्ड हमारे यहाँ जेएनवी में आने से
बहुत कुछ ये बहुत कह सकते हैं कि जो टीचिंग है बहुत ईज़ी हो गई हम लोगों के लिए भी पर्सनली जो हम फ़ील करते हैं। क्योंकि बहुत कुछ लिखने का काम कम हो गया है ना उससे। तो पीपीटी आप बना के ले जा यस सर। सकते हैं तो आप बिल्कुल लेके जाइए और उनको आप कह सकते हैं ये चीज़ कि सर मैं आपकी अगर परमिशन हो तो मैं पीपीटी के थ्रू अपनी डेमो क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगा, तो आप वो परमिशन देते हैं तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, बट दोनों के लिए आप तैयार रहिए मेंटली, ठीक है? ओके हेलो सर, थैंक यू हेलो सर। सर। स्वप्ना जी प्लीज़ बताइए हेलो। क्या क्वेश्चन है? तो हाँ, सर मैं ये कह रही थी सर कि जैसे कि सर मैं यूपी से हूँ, तो सर इंग्लिश में थोड़ा मतलब मैं इंग्लिश बोल तो लेती हूँ सर, लेकिन उतना कंफर्टेबल कभी-कभी ऐसा होता है ना कि रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो सर उसमें फ्रेम करने में मुझे थोड़ा-सा हुँ, टाइम लग जाता है सर। तो लेकिन मेरा इंटरव्यू हैदराबाद में है सर, तो और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे 2 जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे वो वहीं लोकल होंगे, तो सर मैं कैसे मैनेज करूँ देखिए उस चीज़ को? लोकल होंगे ऐसा कह नहीं सकते, हो मे बी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बोर्ड जो बनते हैं वो आस-पास के ही रीजन से ही एक्सपर्ट्स को लाते हैं। आप देखिए क्या है कि आप अपना टाइम लेकर के अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में वो चीज़ कैच करके जल्दी आप उसको फ्रेम करके बता सकते हैं, तो आप इंग्लिश में आप जैसे आपने कहा कि कंफर्टेबल तो हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हैं, ठीक है? जी, तो जी। अगर आप अपना टाइम लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत घबराना है, अगर आप घबराएँगे तो फिर आप मैशअप हो जाता है। आप अपना टाइम लेके ईज़िली बहुत क्योंकि साउथ इंडियन जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत स्लो बोलते हैं, मतलब वो बहुत रश वाला उनका ऐसा नहीं होता कि वो हरी-भरी में हो, वो बड़ा आराम से हुँ। सुकून से बोलते हैं। अगर आप उस तरह से भी बोल रहे हैं तो फिर वो मेन चीज़ है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो पहुँचना चाहिए। फिर भी अगर यस आपको सर। लगता है कि इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो आप हिंदी में आप आंसर करिए और लेकिन हम तो सर वो समझ नहीं पाएँगे तो फिर मेरी बात को? इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो गौरव हिंदी समझता नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। आप गौरव तो उसको आप अ, गौरव। संतोष राज जी आप सवाल कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ सर। जी बताइए। हम पूछना ये चाह रहे हैं सर, पीजीटी में हमारा इंटरव्यू भोपाल में सर, जी, तो ज्योग्राफी में सर। हाँ। तो हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो पूछना ये था सर, क्या 8 साल में पढ़ाते हो गया, तो डिग्री कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारा विश्वविद्यालय में अनुमोदन भी है, हुँ, तो उसको हम दिखा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप मेंशन करिए इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में भी आप बताइए और साथ में अगर आप तैयार हैं कि उस लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, तो फिर आप कोई दिक्कत है नहीं, आप बिल्कुल आप उसको मेंशन करिए और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके जो रजिस्ट्रार होते हैं या फिर आपके यहाँ डीन होते हैं, जो भी देते हो, वो उनसे आप लेकर के आप जाइए। नहीं, कॉलेज से भी जैसे प्रिंसिपल सर। कॉलेज के प्रिंसिपल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एनओसी भी लेके जाना पड़ेगा सर? एनओसी अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय पॉल आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ठीक। सर मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है पीजीटी, हाँ, तो वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा मैं प्राइवेट ट्यूशन करता हूँ जिसमें अराउंड 200 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। ना तो इसको तो क्या इसको मुझे वो इसको बताना चाहिए इसको प्राइवेट इसको प्लीज़ अवॉइड करिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं। हमारे यहाँ जो वाइस जी प्रिंसिपल हैं, उनका केवी में इंटरव्यू था, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए के बच्चे हैं, उनको हम कोचिंग देते हैं और उनसे पूछ लिया भाई आपका अर्निंग कितनी हो जाती है? तो उन्होंने अपनी अर्निंग भी ऑनेस्टली बता दी, तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा। आपके पास स्किल्स हैं, आप स्कूल, कॉलेज का आपका एक्सपीरियंस है, उसको मेंशन करिए। तो उन्होंने कहा भाई आप इतना कमा लेते हो, फिर घर छोड़ के क्यों आप किसी कोने में पड़े रहोगे? तो उनको बहुत मिनिमम मार्क्स मिले थे। केवी का उनका ऐसा बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन कह नहीं सकते ये वर्क आपके फेवर में करेगा, अगेंस्ट करेगा, तो ऐसी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिए, ठीक है? जी सर, धन्यवाद। चलिए आगे और Hello, sir. सफ़ी कमल। Hello, sir. यस प्लीज़ सफ़ी। Yes, sir. I taught in a residential school for 2 months only. Okay. Should I mention it? Because I have no certificate also, because they did not give any certificate. If it is possible, then you should get it from your school. But you can mention in your introduction and during your interview, so it will be beneficial for you. Actually, this is a little experience only for 2 months, but you can mention it will work positively for in your favor basically. Because it is a private school in our area, so I think about that it will be good or bad for. There is no chances of bad. It will work positively in your favor, so you can mention it in your introduction part
कि आपने रेजिडेंशियल स्कूल में कुछ समय के लिए काम किया है, वो आपके लिए फेवर में ही जाएगा, आपको किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आपका नहीं होगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सपना मेरा। जी बहुत गाइडेंस है आपकी कसम से। बताइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्लीज। डे सर। यस यस, इसके साथ हम एंड भी करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है 9:30 से ऊपर हो गया। प्लीज। यस सर, आज सारे क्वेश्चन पूछ डाल दी, कुछ बचेगा नहीं। अच्छा है, बताइए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर मैं जैसे कि आप एनवीएस में सर जॉब कर रहे हैं, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक एनवीएस के टीचर की सर टीचिंग के अलावा खास करके कंप्यूटर साइंस टीचर की सर क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और शॉर्ट में सर बता ठीक दीजिए। है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की। जेनवी एक रेजिडेंशियल सिस्टम है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक केयर करने का काम मोस्टली टीचर्स का ही होता है। वी आर एचएम्स एंड एएचएम्स इन जेएनवी। बेसिकली पीजीटीज को ही ये जिम्मेदारी होती है। जो सीनियर हाउस होते हैं, कुछ जूनियर हाउस होते हैं, तो सीनियर हाउस में हाउस मास्टर एंड एसोसिएट हाउस मास्टर, वो दोनों पीजीटी होते हैं। ठीक है? तो अगर आप फीमेल हैं तो आपकी गर्ल्स हॉस्टल में आपको हाउस मास्टर बनाया जा सकता है। और हाउस मास्टर की जो ड्यूटीज हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो मॉर्निंग, देखो इसमें क्या होता है कि हाउस मास्टर और एसोसिएट हाउस मास्टर दोनों मिलके कोलैबोरेशन के साथ इसको ड्यूटीज को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और बेसिकली जो अटेंडेंस होती है बच्चों की, मॉर्निंग असेंबली से लेके नाइट रोल कॉल, ये सारी चीजें डिवाइड की जाती हैं। तो एक पीजीटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपकी रेजिडेंशियल सिस्टम में। यस प्लीज। लेकिन मैं जहाँ तक कहूंगा कि आपकी बात को पूरा करूंगा कि कहीं ना कहीं हमें गार्जियन का रोल ही प्ले करना है बच्चों के लिए। ये बात अगर दिमाग में रख लेंगे तो और सर अगर कोई सर पीजीटी सीएस के लिए तो सर मुझे और भी ज्यादा काम होगा। सुमित्रा जी, हम आप पर आएंगे। एक्चुअली दीपक जी, हेलो सर, हमने अपनी बात अभी पूरी की नहीं थी। खैर, आपने अच्छा ऐड किया उसको। होता क्या है, देखो हम आपको बता दें। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर डिबेट है केबी वर्सेस जेएनवी को लेके। अगर आप घर के बाहर जॉब कर रहे हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जेएनवी इज फार बेटर देन केबी। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहां रहते, क्योंकि आप जेएनवी के अंदर आप देख रहे हो कि 550 स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे। मतलब आपको कभी भी अकेलापन लगती नहीं कि आप घर से इतना दूर। हम लद्दाख में जॉब कर रहे हैं, लेह में -30 डिग्री में हम यहाँ रहे हैं। और उस सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि बच्चे जो हैं वो आप उनका जब चेहरा एक बार देखते हैं, इतने प्यार से वो आपसे बात करते हैं। और मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें डिफर भी कर सकती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि बड़ा बोझिल सा काम है, बहुत प्रेशर काम का वो होता है, लेकिन ऑनेस्टली आई एम एंजॉयिंग माय ड्यूटीज। तो मुझे अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू, हमने स्टेट में 2 गवर्नमेंट जॉब क्विट की है। पहले एज अ प्राइमरी टीचर हमने 5.5 years काम किया है, 4.5 years हमने एज ए टीजीटी यूपी में काम किया है। लेकिन जो कुछ हमने यहाँ सीखा है, जेएनवी आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपने बात की पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो जितने भी स्कूल के अंदर स्पेशली जो सीबीएसई का चार्ज होता है, सीबीएसई एग्जाम है, ऑनलाइन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। कई बार गूगल मीट होनी है तो उसमें प्रिंसिपल आपको साथ में रखते हैं कि भाई जो टेक्निकलिटीज है आप एक्सपर्ट हैं उसमें। तो पीजीटी सीएस बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हैं और आप टेक्निकली हैंडी होते हैं, तो उस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको हाउस मास्टर या एएचएम एसोसिएट हाउस मास्टर मिस्ट्रेस बनाया जाता है, तो वो भी एक आपका एज अ गार्जियन, जैसे आप दीपक जी ने भी कहा कि आप एक गार्जियन का रोल प्ले करते हैं। तो एक कह सकते हैं आप सेकंड पेरेंट होते हैं बच्चों के, जो स्कूल में बच्चों के प्रॉब्लम्स को, उनके सुख दुख को भी शेयर करते हैं। तो वो सारी क्या रोटी खाता है। चलिए, और आगे किसी का थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कॉमन क्वेश्चन है, प्रखर मिश्रा जी प्लीज एक कॉमन बताइए। हेलो सर। हेलो प्रखर सर, अभी एक लोग पूछ रहे थे कि जी सर, अभी एक लोगों ने पूछा था कि उनका एक ही टाइम पर एक ही डेट में क्लास हो रहा है। मेरा मैथ्स में ऐसा है तो हाँ बोलिए प्लीज। मैंने एनएलआई गोवा में मैसेज किया था, तो मेल आया था कि दोनों का अलग अलग इंटरव्यू होगा, बस 1 after 1 इस तरह से आपको थोड़ा पहले रिपोर्ट करना होगा और दोनों के अलग अलग इंटरव्यू होंगे। ऐसा मेल आया है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। और सर एक माया जी माइक को प्लीज म्यूट कर लीजिए। माया देवी जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। सर, इस समय केवीएस के रिक्रूटमेंट भी पैरेलल में हो रहे हैं। तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या आपका केवीएस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या नहीं। तो अगर आपका केवीएस में होता है तो आप
क्यों एमबीएस ही ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको सच में मतलब इसका जवाब परफेक्ट कोई भी नहीं दे सकता। और रही बात ऐसी कि ये क्वेश्चन पहली बात तो पूछने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप ऑलरेडी चीज़ों को मेंशन करते तब तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के जो क्वेश्चन्स हैं जहाँ पर दोनों ही अच्छे रेपुटेड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात आएगी तो फिर सच में उनके जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी राय होती है। तो हमारा जो मानना है और हमारा जो अनुमान है, इस तरह से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएँगे और इस तरह की चीज़ों को आप दिमाग में मत रखिए। केबी का देखो, आप एज़ एन एस्पिरेंट आप हर तरह के फॉर्म फिल करते हैं, आप स्टेट के भी भरते हैं, DSSS भी फिल करते हैं, केबी भी फिल करते हैं, तो वो तो आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आप एक एनवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका फोकस उस पे होना चाहिए। बाकी चीज़ों को आप साइड कर लीजिए, ठीक है? सुमित्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज़। सुमित्रा। मुझे भी सुमित्रा जी। सुमित्रा चेत्री जी सर, जी, कुछ- मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी सर। जी, प्लीज़। सर, मेरा जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है, 2011 इसमें। ठीक है। और अभी जैसे वहां से रिक्वायरमेंट है कि एक सेंटर फॉर्मेट पर हम लोगों को नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। तो ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो पुराना वाला, उसको तो रिन्यू कराने का कोई जरूरत नहीं है सर? देखिए, आपका नया ही सर्टिफिकेट बनेगा क्योंकि बहुत पुराना है, तो मतलब सेंटर फॉर्मेट वाला से काम चल जाएगा? अब अगर आपका सेंट्रल फॉर्मेट पे वो बना के देते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। और कई जगह क्या हो रहा है कि वो सेंट्रल फॉर्मेट में ना देके वो स्टेट का ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देते हैं, तो वो अपने जहाँ से भी इशूइंग अथॉरिटी है आप कांटेक्ट कर लीजिए। नया लेकिन आपको ओबीसी को नया लेके जाना है, तो नया आप प्लीज बनवा लीजिए, ठीक है? अगर आप सेंट्रल प्लेटफॉर्मा जी पे जी, बनाते हैं ओके, थैंक यू सर। जी। तो उस पे क्या है कि पुराना वाला आप इसके साथ लगा दीजिए, तो सेंट्रल वाला तो ऑटोमेटिक वो रिन्यू होके न्यू डेट में आएगा। तो आपको बस यही प्रोड्यूस कीजिएगा, तो उसमें नया डेट तो ऑलरेडी होगा ही, तो आपको उसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है पुराने वाले की। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया राकेश जी ने कि आप पुराने ओके, के बेस थैंक यू, पे नए फॉर्मेट पे आप बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ओबीसी का लेकिन स्टेटस चेंज होता रहता है क्रीमी लेयर का, एनसीएल का, तो उसमें आप नया भी बनवा लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। नया भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके बिहार से ही कई सारे कैंडिडेट्स लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट के लिए गए, तो उनका नया भी एक्सेप्ट किया जो फरवरी 23 में बना हुआ था। अगर किसी की क्वेरी हो तो प्लीज। सर एक मेरी प्रश्न मेरा है आखिरी में। जी जी, सत्यदरस जी बताइए। हेलो। जी जी सर, अंतिम यही है मेरा कि जैसे रिसर्च वाला जो हमारा अभी चल रहा है, तो उसका कोर्स वर्क सर्टिफिकेट मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। मतलब 6 में ये पीएचडी का। हाँ। तो अगर मैं वहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाता हूँ या कुछ ऐसा, तो ये प्रश्न बन सकता है कि आपका अभी रनिंग में है, अभी आपका मान लीजिए कोर्स वर्क या अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो बाद में आप कैसे, कहीं आपको दूर अगर जॉब आपकी लग जाती है, आपको पोस्ट कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग कर दी जाती है, तो आपको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो इससे बचने के लिए हम ऐसे अपने इंट्रो में ही ये बता सकते हैं कि हम सर इस समय रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पर, जैसे हमको उस विशेष टॉपिक से प्रश्न बन सके। लेकिन हम अगर आइडेंटिटी कार्ड लगा दें या ना लगाएं, देखिए इसी क्या में थोड़ा होता है कि कंफ्यूजन है। आइडेंटिटी कार्ड लगाएं या अपना लगाएं, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कई बार नजर पड़ती भी है, कई बार नहीं भी पड़ती फाइल के ऊपर, आप जो चीजों जी की जी बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप जो है इंट्रोडक्शन में उस चीज को लेके आइए, अपने रिसर्च जो आप कर रहे हैं किस टॉपिक पे कर रहे हैं। जैसे आपने कहा है कि इंटरव्यू की दिशा आप खुद दे सकते हो, आप वो कोशिश करिए कि आप उस दिशा में अपने बोर्ड मेंबर्स को लेके जाएं, ठीक है? बिल्कुल आपके सर। इस तरह के जो सवाल मन में चलते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो इर्रेलेवेंट होते हैं बेसिकली, तो ऐसा जी आप जी दिमाग में मत रखिए। अच्छा, इसमें सर ऑल अबाउट गर्ल्स प्लीज, आप आपका नाम है क्या? एक्चुअली सर बार बार ये बोलना पड़ा। हेलो। जी बताइए। हाँ जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप हमारे सबके ऐसे क्वेरीज लेके हमें सॉल्यूशंस दे रहे जी हैं, जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मेरा जी बताइए। पहला क्वेश्चन ये है सर, जो ये सीजीपीए और परसेंटेज से रिलेटेड जो इशू, मतलब जो क्वेश्चन था उसी का, जैसे मैं अपना सर्टिफिकेट देख रही हूँ, मेरा इसमें मार्कशीट में सीजीपीए ही दिया है और पीछे इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा दिया है कि मार्क्स इन परसेंटेज आर इक्विवेलेंट टू सीजीपीए इनटू 10 और नीचे कुछ लेटर ग्रेड्स और उस मतलब ग्रेड पॉइंट्स और उसके अगेंस्ट अलग-अलग फॉर्मूलाज दिए हैं। तो यही टेबल है या इससे अलग कुछ प्रोवाइड करना देखिए, पड़ेगा इसमें हमें? अभी जैसे हमारे साथी जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि कुछ जगह पे सीजीपीए के जो कैंडिडेट्स थे उनको
बाहर किया गया था इस चक्कर में कि उनका फॉर्मूला कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उनके पास कोई ऐसा लेटर नहीं था जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोशिश आप ये करिए सीजीपीए से परसेंटेज में एग्जैक्टली कैसे कन्वर्ट करना है, वो लेटर आपके पास होना चाहिए। वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप कांटेक्ट करिए और वहां से वो एक लेटर आप इश्यू करा के अपने साथ लेके जाइए। ठीक है, तो वो जरूरी है क्योंकि उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूजिंग होता है और जिनके में सीजीपीए फॉर्मूला भी बैक साइड में लिखा था उन कैंडिडेट्स को भी वापस भेजा गया। अभी हमारे एक साथी थे, उन्होंने बताया। तो इन सब चीजों से सर सीजीपीए में ये प्रॉब्लम आती है, दुर्गेश जी, उसमें 9.5 से जो है कि मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आता है, और परसेंटेज जो आता है वो 5% कम आता है। जैसे 10 अगर जो सीजीपीए पाए हैं हम तो 95% ही आता है, तो 5% की उसमें हानि होती है। तो उसी को जो है कि मतलब कन्वर्ट कराने के लिए वो लोग जो है कि सीधे यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, या जहाँ से आप संबद्ध हैं, जो है कि जहाँ से आप तो किए अच्छा हैं दुर्गेश जी, आप तो वहाँ पे भेज ये बताइए कि आप ऐसे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है? सर कुछ लोगों का नहीं हुआ था, जो डीयू से थे उनका नहीं हुआ था। ठीक है। भोपाल में पड़ा हुआ था उनका, और वो एसएसटी थी। जी जी। तो कुछ जो कैंडिडेट थे उनका जो है कि इंटरव्यू नहीं किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे दुर्गेश जी ने बोला, तो आप प्लीज एक बार तो सर ये जो लेटर आप बोल रहे हैं, ये मतलब कौन सा लेटर हमें इशू करवाना है? यूनिवर्सिटी को हम क्या बोलें कि क्या आपका हमें इशू सीजीपीए कर से परसेंटेज जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन फॉर्मूला या वो डिटेल्स लिखते हैं कि हम किस हिसाब से इसको परसेंटेज में सीजीपीए को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से वो एक सर्टिफिकेट या लेटर या इस तरह से ऑथेंटिकेशन कन्वर्जन जो लेटर है वो आपको एक इशू कर सकते हैं वहां से। तो वो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा कि उसमें सारी सर जी ये जैसे जितनी भी मेरी डिग्रीज हैं या मार्कशीट्स हैं, वो जैसे एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो एक ही लेटर सबके लिए वैलिड हो जाएगा ना? जब से मतलब अगर सब सीजीपीए में फॉर्म जिन-जिन बिल्कुल, सर्टिफिकेट अगर सब में सेम ही चीजें हैं तो बिल्कुल एक से ही काम आपका हो जाएगा। अब किसी और कैंडिडेट की क्वेरी है, सर प्लीज एक और क्वेश्चन प्लीज प्लीज। Yes, सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक हाँ, अब गुड इवनिंग सर। प्लीज अब बताइए, एक्चुअली आपका नाम कुछ क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये लैंग्वेज जो है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, सर। बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, my university providing my provisional certificate in email format. Is it will be accepted or not at the time of document verification? So you should print in color formats, then it will be considerable, I think, क्योंकि कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। अगर वो ईमेल से भेज रहे हैं तो फिर आप उसको कलर्ड प्रिंट आउट उसका ले लीजिए, तो कम से कम वो दिखने में ओरिजिनल लगे आपका। ओके सर, थैंक यू। कलर्ड प्रिंट आउट एक मोटे पेपर पे आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, बताइए। सर मेरा मास्टर इग्नू से है, कोई दिक्कत तो नहीं सर है उसमें जी। सब्जेक्ट के कोड दे रखे, जैसे MHI 01 MHI 01। सर उसके लिए यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट लिखवा के लाने पड़ेंगे? मेरे मार्कशीट के पीछे भी है सर उनके सब्जेक्ट नेम अगर पीछे है कोड पे नाम, अगर डिटेल्स हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आप ऑल अबाउट गर्ल्स, आप एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अलग-अलग स्टूडेंट्स के 2 अलग-अलग शिफ्ट्स में टाइमिंग दे रखे हैं। तो क्या ऐसा है कि हमें सभी को सुबह ही अपने वेन्यू में पहुंच जाना चाहिए या अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाना चाहिए? आपका सेकंड शिफ्ट में है तो अपने सेकंड शिफ्ट के टाइम पे आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही जाना है, आप सेकंड शिफ्ट में है तो आप उसके हिसाब से पहुंचिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो इसमें अच्छा सर, और जी सर एक जो वो स्मार्ट बोर्ड का जैसे बोल रहे हैं कि जिन-जिन सेंटर्स में है अवेलेबल, वो तो जैसे जिन्होंने स्मार्ट बोर्ड में कभी काम नहीं किया है, वो उस चीज़ को कैसे कोई बात नहीं, उसको लेकर के हम एक वीडियो हम आपको शेयर करेंगे और उसके साथ आई थिंक आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन बस ये पूछना है फॉर फीमेल सर, जो ड्रेस कोड है सर, इज इट मैंडेटरी कि वो साड़ी ही वेयर करे या वो ऐसा सलवार सलवार सूट भी आप पहन सकते हैं, जिसमें आप डिसेंट लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो पहन के जाइए। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको साड़ी ही पहननी है। आप जिसमें आपको लग रहा है कि जो आपके लिए बेटर है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, तो आप प्लीज उसको आप पहन के जाइए। सो आई थिंक सर थैंक यू वेरी मच। किसी और सर मुझे एक जी क्वेश्चन है। बापी जी बताइए प्लीज। सर
सर मैं बोल रहा हूँ कि हम तो एनबीएस के बारे में कुछ नहीं जानते ना, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो एकेडमिक ईयर है आपके अप्रैल टू मार्च, उसमें क्या क्या होते हैं हर मंथ में, और डे टू डे जो एक्टिविटी होता है, पहले असेंबली होते हैं, उसके बाद कौन सी क्लास होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, टिफिन में क्या होते हैं, कितने हाउस होते हैं वहाँ पर, ड्रेस कोड क्या है हाउस का, कौन कौन से हाउस का क्या नाम है, हाउस में क्या क्या होते हैं, और जितने सारे को करिकुलम एक्टिविटी, और जो टीचर का जो काम होता है, बहुत सारे अलग अलग टीचर को बहुत सारे काम दिया जाता है, हाउस मास्टर है और आपको क्या क्या बोले हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए एक सेपरेट एक क्लास कराइए हम लोगों को, और हम लोग कॉपी पेन में लिखकर हम ये कर लेते थे, तो बहुत एक्चुअली अच्छा होता। वापी जी इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वीडियो हम इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना देंगे और एनवीएस टाइम्स पे आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। और उसमें क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि एनवीएस सिस्टम, इसकी बारीकियां अगर आप पहले से फैमिलियर होंगे तो आई थिंक वहां पे अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। सो सर एनवीएस की साइट पे जो है कि अबाउट में दिया हुआ है सर, वहाँ पे सारी इंक्वायरी दी गई है। बिल्कुल, हमने पहले भी आपको बताया था कि एनवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, विकिपीडिया है, और भी सोर्सेज से आप उसको पढ़ लीजिए। फिर भी सब लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं, हम आपके लिए वो कोशिश करेंगे सारी डिटेल्स एक साथ लेके सर आएं। लेकिन अगर आप समझा देंगे, आप एक वीडियो में बता देंगे तो वो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा सर। वही बेटर होगा, जो एक नवोदयन है वो जब करेंगे ना सब कुछ जो उन प्रैक्टिकल जी में करे हैं, बिल्कुल हम प्रैक्टिकली उसकी सर अच्छी तरह से बताएंगे। जो एक्टिविटीज है उनकी फोटोग्राफ्स या वीडियो फॉर्मेट है वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे उसके साथ, तो आपको एक विजुअल फॉर्मेट में चीजें मिलेंगी तो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा और आई थिंक वो चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। प्रशांत जी, आप सवाल काफी देर से पूछना चाह रहे थे। प्रशांत पांडे जी प्लीज। प्रशांत जी। यस सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ लेंगे, अरूप जी पहले प्रशांत जी का सवाल लेते हैं। प्रशांत जी बताइए। जी गुड इवनिंग सर, Good थैंक यू वेरी मच जी, सर। बस सर एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जेएनवी से हम पढ़े हुए हैं, तो क्या ये एक्सपीरियंस ये बताना सही रहेगा बोर्ड मेंबर्स के सामने? आप जेएनवी से पढ़े हैं? जी जी सर। अरे भाई, जेएनवी से पढ़े हो तो आप इसी को छुपाना चाहते हो भाई, ऐसा तो जेएनवी से आप ओके पढ़े सर। हैं और जेएनवी का आप जैसे ही बोलेंगे नाम ना तो उनको अंदर से जो खुशी होती है, जी तो बिल्कुल आप इसको हाईलाइट करिए। हम तो आपसे ही कहेंगे कि इसको जरूर हाईलाइट करिए। आपके जो जेएनवी के एक्सपीरियंसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो उनको जरूर आप मेंशन करिए इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल आपको बेनिफिट जी मिलेगा सर। इसका, ठीक है। अरूप जी। दूसरा क्वेश्चन सर, हाँ दूसरा प्रशांत जी क्वेश्चन ये प्लीज था। बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि डेमो और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, कि जब उसमें सारे जो स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स हमें लेने में तो काफी टाइम उसमें लॉस हो जाता है, या डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज करके उसके बाद बिल्कुल हमें आपने अपने सही टॉपिक कहा। पे। आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड वर्क जब आप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उसमें टॉपिक तक आने के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों का उसके साथ कनेक्ट करिए, फिर अपने टॉपिक पे आपके आके आपको उसको शुरू करना है। क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो टॉपिक है, वो किस तरह से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स तक पहुंच रही हैं चीजें, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टेप बाय स्टेप ना जाके प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपनाइए, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट में आप इस तरह से अपना जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसे उनको बता पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ये बिल्कुल सेम थिंग वही हम पूछना चाह रहे बिल्कुल थे आप सर, क्योंकि अगर उस फॉर्मेलिटी से अगर चला जाए तो काफी टाइम उसमें खराब हो जाता है, बिल्कुल जिससे उस टॉपिक को अच्छे से हम एलोबरेट नहीं कर बिल्कुल सकते। आपको प्रैक्टिकली प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करिए और अपने टॉपिक पे आइए। अरूप जी बताइए आपका सवाल क्या है। थैंक यू। हाँ सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था। और जो हमारा जो बीटेक का मार्कशीट है ना, 8 तो 4 सेमेस्टर का 8 सेमेस्टर का मार्कशीट है, वहाँ पे तो मार्क्स भी है और टोटल मार्क्स भी है और मार्क्स ऑप्टेन भी है, और आपका सीजीपीए बाकी एसजीपीए है, मगर सर्टिफिकेट में जस्ट डीजीपीए मेंशन करा है, वहाँ पे कोई मार्क्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी मार्कशीट पे मार्क्स है तो उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको किसी तरह से किसी लेटर की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए अब इस गूगल मीट को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। मीनाक्षी जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ जी सर, मेरा ना एमएससी में एक प्रोजेक्ट वर्क था जिसमें मैंने ना कुछ रीडिंग्स ली थी। जी। मैंने रिसर्च स्कॉलर के साथ मिलके काम किया था।
तो मैंने एक्चुअली मेरा एक सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैंने कुछ डिवाइसेस की हेल्प से रीडिंग्स ली थी रेडिएशंस की। और बाद में जब मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई, पीछे से उन स्कॉलर्स ने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया वो वाला, और उसमें मेरा नाम भी मेंशन करवाया। पर मेरे नाम में MI पड़ता है, उन्होंने MEE पब्लिश करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं उनको ये रिसर्च पेपर दिखा सकती हूँ? NIT से मैंने की है। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, दिखा क्या सकते हैं, अपनी फाइल में उसको रखिए और अपने इंट्रोडक्शन में आप अपने अचीवमेंट में उसको बता भी सकते हैं कि आपने कैसा वर्क किया है, जो भी है। तो बिल्कुल आप मेंशन करिए, नाम इतना मायने नहीं रखता, कई बार वो डबल ई और आई का कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में रहता है। तो आप उसको ज़रूर बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स को आप ज़रूर हाइलाइट करिए, हमने बार-बार आपको बोला है, अचीवमेंट्स को दिखाइए और ये आपको कहीं न कहीं पॉजिटिवली हेल्प करेगा, है ना? सर मैं जिन लोगों का लखनऊ पे पड़ा हुआ है, लखनऊ सेंटर पे है, तो उनके लिए जो ओबीसी है, उनमें ये है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके पहले का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और जो है 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए। मतलब जिनके बाद का है तो वो पीछे का मांग रहे हैं। तो आपका जो जुलाई में लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, उसके पहले भी आपके पास पहले का बना हुआ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लखनऊ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। और मतलब जैसे सर जैसे भोपाल हो गया या फिर और कहीं पे हुआ, ऐसा नहीं है सर, वहाँ पे जो है केवल 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है कि दोनों मांग रहे हैं वो लोग। तो वो मतलब मैंडेटरी है वो? जी सर। ओके। यहाँ पे चेक कर रहे हैं वही कि दोनों होना चाहिए आपका। बिल्कुल, मतलब उसके पहले का भी होना चाहिए, 6 महीने के अंतर्गत वाला भी होना चाहिए। नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एकेडमिक अचीवमेंट, जो भी आपके डिग्रीज वगैरह है, मार्कशीट, वो सारी चीजें होनी चाहिए पहले ही। तो लखनऊ में थोड़ा स्ट्रिक्टली है, तो कम से कम जो लखनऊ जा रहे हैं एस्पिरेंट्स वो ध्यान देंगे इस बात का। ओबीसी कैटेगरी में तो आपका पहले का जो पुराना सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेके जाइए, तो किसी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है? तो आई थिंक आज का गूगल मीट हम सर एक बात सर बताइए प्लीज। आपको देख के एक चीज हमको मन में आ रहा है। बताइए। आप बहुत सुबह उठे हो ना? जी बिल्कुल। आपको बहुत सुबह उठना पड़ता है ना? बिल्कुल उठना पड़ता है भाई। ठीक है सर, सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप गूगल मीट खत्म कीजिए, क्योंकि आपको सोना पड़ेगा जल्दी, फिर कल को भी आपको सुबह उठना पड़ेगा। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गूगल मीट खत्म करिए, सर को रेस्ट ले लीजिए। हम वहीं पे आ रहे थे, तो आज की इस गूगल मीट में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये पॉजिटिवली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिला होगा। थैंक यू सर। बस एक छोटा सा है दीपक जी प्लीज बताइए। ये जो ना जिन्होंने लखनऊ से स्मार्ट बोर्ड का जो जिक्र किया है, उसका टाइप बता दें कि वो कौन से स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है, वो उनको पता है। दुर्गेश जी हैं या शायद कोई है। तो बस इतना बता दें कि मतलब जैसे कई सारे एंड्रॉइड होते हैं, क्या दुर्गेश जी अगर आप मीटिंग में हैं अभी, आपने क्या आप क्विट कर गए दुर्गेश जी? आई थिंक वो अभी लेफ्ट कर गए, कोई बात नहीं। हम आप परेशान मत होइए दीपक जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके, हमारे पास कई कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर हैं जो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, तो एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप परेशान मत होइए उसको लेके। तो लखनऊ में 2 चीजें अभी अपडेट हमें मिला है, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके और दूसरा स्मार्ट बोर्ड जो भोपाल में भी है, लखनऊ में। स्वप्ना जी कुछ कह रहे हैं आप? सर हैदराबाद का भी पता कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम हैदराबाद का भी पता कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट वाइज हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल हिस्ट्री का एक गूगल मीट होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे साथ। सर सीएस का लगा दीजिए, सर सीएस का लगा दीजिए। सीएस का भी लगेगा, सब सर लगेगा। हिस्ट्री के कितने बजे से होंगे गूगल मीट? टाइम आपका रात में 8 बजे ही रहेगा हर एक गूगल मीट का, और क्योंकि उस समय तक सब लोग फ्री हो जाते हैं, आप लोग भी घर में होते हैं उस समय। दिन में रखेंगे तो सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो अभी के लिए सब शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट गूगल मीट में। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग जुड़ेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।